नमस्कार दोस्तों। लंबे ब्रेक के बाद मिल रहे हैं। एग्ज़ाम के आज देखा जाए तो मात्र 8-9 दिन ही बचे हैं सही तैयारी करने के। और इसके अंतर्गत एक इश्यूज़ आ रहा था कि इकनॉमी से रिलेटेड की एक जो फ्रेमवर्क होता है आंसर का, क्वेश्चन का, उसके बारे में एक समरी सारे पॉइंटों की डिस्कस कर ली जाए तो जो 2-4 नंबर बढ़ने की गुंजाइश होती है वो इन डिस्कशन से निकल जाए, ऐसा बेसिकली उद्देश्य है इस लेक्चर्स का। तो इसमें इकोनॉमी को बेसिकली किन किन फॉर्मेट में हम लेके चलें, किस टॉपिक में कितना कितना किस हिसाब से उसको फ्रैगमेंटाइज करते हुए आंसर को हम मेकअप करें, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात ये दोस्तों कि देखो, हो सकता है कि इससे आपके जो 4-5 नंबर बढ़ें वो आपको बहुत बड़ी लीड दे जाए। हाँ, तो हम एक एक टॉपिक लेके चलेंगे, उसका एक फ्रेमवर्क बनाते चलेंगे, जो उसमें की पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेंगे। और जैसे पहले के अपने लेक्चर हैं, इसमें भी आप तय मानना कि वो जो आपके की पॉइंट्स रहेंगे वो आपको बहुत लाभ देने वाले हैं। इनफैक्ट मेरा मानना तो ये है कि जो हम डिस्कस करेंगे उसका अगर 25% भी अगर पेपर में कराते हैं तो 2-4-5 नंबर हमारी तैयारी अगर बहुत बढ़िया तो बहुत अच्छी बात है, उसमें हम 5-7 नंबर आगे ले जाएंगे। जैसे मेरे कुछ छोटे भाई हैं, तैयारी कर रहे हैं काम से, तो उन्हें इकनॉमी में बड़ी एक इश्यूज़ आ रहे थे, तो उसका फ्रेमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। 2 दिन से मैं इसके लिए तैयारी करने के लिए इसके पूरा जिस्ट बनाने में लग रहा था। जिस्ट पूरे इसके बन चुके हैं। जो आपके साथ मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ पॉइंट टू पॉइंट, वो एक मैंने फ्रेमवर्क बना लिया है। उस फ्रेमवर्क को हम एक एक पॉइंट लेकर डिस्कस करते हुए चलते हैं। जैसे कि मैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करना चाह रहा था। इकोनॉमिक्स का हमारा है ये पेपर फर्स्ट का यूनिट 2 का खंड स। इसमें से जो लेके हम चलेंगे, स्टार्टिंग करेंगे, जो तीसरे नंबर का है, टोटल 7 हैं इसमें पॉइंट्स, या 7 इसमें सब टॉपिक इसमें जो दे रखे हैं, उसमें हम तीसरा पॉइंट लेके चलेंगे, जिसके अंतर्गत हमारे सिलेबस में औद्योगिक विकास का संस्थागत ढांचा और औद्योगिक वृद्धि और नव प्रवृत्तियाँ, खादी और ग्राम उद्योग, ये 3 दे रखे हैं। और खादी और ग्राम उद्योग से आने की क्वेश्चन की संभावना है। और जो अपनी इंडस्ट्रियल्स में ग्रोथ दे रखी है और न्यू आउटकम्स हैं, मतलब इन तीनों में से आपको एक एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। क्लियर? तो इसके बारे में एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं हमारे राजस्थान में औद्योगिक विकास का संस्थागत ढांचा। अब ये संस्थागत ढांचा और क्या हमें इसके डेवलपमेंट में देखना है, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। लास्ट बार क्या हुआ था, पूरा लेक्चर कर लिया और ऑन ही नहीं किया स्विच साउंड वाला माइक का, तो उससे हुआ क्या, दोबारा से वो लेक्चर लेना पड़ गया था। औद्योगिक विकास का संस्थागत ढांचा, ठीक है। इनके मैंने कुछ जो जिस्ट बनाए हैं, यही मैं आपके साथ सारे डिस्कस करूंगा। क्लियर है? और ये इकोनॉमिक सर्वे बेस्ड ही रहेगा, क्योंकि जो हमारे बेसिक पॉइंट्स हैं सारे वहीं से उठाए गए हैं। और इसके अलावा कुछ जो करंट के न्यूज़पेपर से जो छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं वो भी इसमें मैंने समाहित कर दिए हैं। तो मुझे लगता है कि जिस्ट मोर देन सफिशिएंट रहेगा। कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स में मेरी आपसे अपेक्षा ये है कि जो बेसिक्स हैं वो आपके क्लियर जरूर होंगे। ठीक है, तो मैं बस उस पर इमारत खड़ी कराने का प्रयास करूंगा आपके साथ। जैसे कि अगर मैं बात करूं औद्योगिक विकास का संस्थागत ढांचा में, तो बेसिकली किसी भी स्टेट का यदि आप बात करें, इंडस्ट्रियल जो उसका स्ट्रक्चर है वो कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, और क्यों हम बेसिकली ये उद्योग के बारे में बात कर रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि भैया उद्योगों से 2 चीज़ें हमें देखने को मिलती है किसी भी स्टेट में। ये चीज़ें हमारे आंसर में आनी चाहिए जब भी उद्योग की बात आ जाए। क्या? एक तो साहब ग्रोथ, और एक आपका आता है रोजगार। ये 2 चीज़ों के लिए तो लगते हैं। औद्योगिक क्रांति के टाइम भी इसीलिए हुए थे कि भैया ये ग्रोथ हुई उस स्टेट की, और भैया रोजगार मिल जाए सबको। और अभी भी सारी जद्दोजहद इसीलिए है। अब इसमें देखो, उसको फ्रेमवर्क कैसे लेके चलना है वो एक बार हम देख लेते हैं। अब देखो, इसमें एक दो कुछ कीवर्ड्स हैं, उनको भी ध्यान करना। पहला, पर्यावरणीय समन्वय औद्योगिकरण, कि हमारे यहाँ पे औद्योगिकरण कैसा होना चाहिए, सस्टेनेबल हो। कैसा? एनवायरमेंटल सस्टेनेबल हो। ठीक है। दूसरा इसमें कीवर्ड है आपका रोजगार के अधिकतम अवसर क्या हो दोस्तों, सृजित हो।
कीवर्ड्स पे खेलेंगे हम पूरा इस समरी को, ठीक है, क्योंकि अब समझाने का एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हो, उद्योग से संबंधित हमारा कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें स्टार्टिंग यही करनी चाहिए कि भैया है क्या उद्योग, उसके बारे में एक लाइन में हम बता दें। तो भैया पर्यावरण संबंधी औद्योगिकरण की नीति हमें अपनानी चाहिए, साथ ही साथ रोजगार का अधिक से अधिक अवसर सृजित हो सके ऐसी हमें उद्योग की नीति बनानी चाहिए। क्लियर। अब जो उद्योग के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उसमें कुछ बातें और ध्यान हमें रहनी चाहिए। देखिए हमारे राज्य में जब उद्योगों के हम विकास की बात करते हैं तो हमें ये तो मालूम होना ही चाहिए कि ये उद्योग हमारे राज्य में कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है। अगर 3 बेटे हैं किसी के परिवार में तो वो बेटा भैया कमा के कितना ला रहा है। देखिए अगर मैं बात करूं अपने स्टेट में जो वैल्यू एडिशन होता है ग्रॉस, उसमें 24.80% का योगदान क्या कर रहा है, हमारा उद्योग कर रहा है। और इस उद्योग में भी विनिर्माण और खनन की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाले सेक्टर हैं। विनिर्माण का इसमें पार्ट 9.31, उसका 4.31 है, ठीक है। 9 और 4 इतना ध्यान कर लेना, 9% भी लिखा होगा और 4% भी लिखा होगा तो गलत नहीं करेगा। लेकिन हमें ये ध्यान रहना चाहिए कि ये जो उद्योग का कंट्रीब्यूशन हमारे स्टेट में हो रहा है, इसमें ये 2 ऐसे पार्ट हैं जिनका रोजगार देने में भी बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए हम इसको लिखते हैं। और क्यों लिखते हैं इसको आगे, इसका भी अब ध्यान करना। दूसरी चीज अब हम देखेंगे विनिर्माण की। विनिर्माण की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। भी उद्योगों के अंतर्गत सबसे ज्यादा योगदान अगर हम देखते हैं तो इसका वैल्यू एडिशन होता है, वो किसमें होता है, स्टेट की विनिर्माण का, ठीक है। और इसके कौन कौन से सेक्टर हैं जिसके माध्यम से हमारे राज्य को अधिकतम वैल्यू एडिशन या उसको ग्रोथ करने के लिए सेगमेंट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं उद्योगों के अंतर्गत। तो देखो उसमें कुछ आइटम्स हैं, इन आइटम्स पे ध्यान देना। पहला तो आता है आपका अधातु खनिज उत्पाद। दूसरा आपका मोटर वाहन और मोटर वाहन से संबंधित जो सामग्री है वह आते हैं। तीसरा वस्त्र का योगदान रहता है। उसका रसायन और रासायनिक उत्पाद का योगदान रहता है। और चौथे नंबर पे है धातु निर्मित उत्पाद। मतलब पहला और पांचवा यदि मैं बात करूं तो अधातु से लेकर धातु के बीच में ही हमारे सारे विनिर्माण से संबंधित जो मेन सेक्टर्स हैं वो आ जाते हैं। क्लियर। अधातु, मोटर वाहन, वस्त्र, रसायन व रसायन से संबंधित जो उत्पाद है वो, और धातु निर्मित उत्पाद। 2 ये सेक्टर इसलिए आपके दिमाग में रहने चाहिए कि जो हमारा राजस्थान है उसमें ऐसे कोई आपको इंडस्ट्रीज दिखती हैं क्या कुछ सेक्टर्स के अलावा पूरे स्टेट में? यही है जो डोमिनेट करते हैं भैया, प्राकृतिक रूप से प्रचुर मात्रा में निकल रहे हैं। क्लियर। अधातु और धातु, ठीक है। इनके बीच में कौन कौन से आ गए? मोटर वाहन आ गया, वस्त्र आ गया, और तीसरा आपका रसायन और रासायनिक उत्पाद आ गया। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ सॉरी, आईआईपी तो देख लो। अब देखो मेरी बात समझो। एग्जाम देने को हमने बता दिया भैया उद्योग के बारे में हमने उसको मूल बातें बता दी। कैसा भी आंसर आ जाए ये लिख देना, गारंटी देता हूं मैं आपको 10 में से 5 नंबर वो दे के जाएगा। क्लियर। विनिर्माण की हमने उससे डिस्कस कर दी। अब हम उसको बता देंगे भैया हम ये बता के इस बेसिस पे रहे हैं, हम बता रहे हैं इस बेसिस पे कि भैया एक आईआईपी होता है, ठीक है ना। अब इनमें अंदर जाने की तो आवश्यकता है नहीं, मतलब इसको समझाने की। भाई ये ध्यान कर लो भैया, आधार वर्ष का 11-12 होता है। और बेसिकली होता क्या है, जो औद्योगिक गतिविधियां हमारे राज्य में हो रही हैं उस औद्योगिक गतिविधियों में जो ये आधार वर्ष है, इससे इस सामान्य स्तर में जो भी परिवर्तन होते हैं उसके हिसाब से हमारे एक सांख्यिकी कैलकुलेशन होती है। हम बताते हैं भैया कि आईआईपी अभी हमारी इतनी चल रही है, आईआईपी अभी पिछले वर्ष हमारी इतनी थी। मतलब कि जो इंडस्ट्रीज हमारी, ठीक है, वो ग्रोथ कर रही हैं या डी ग्रोथ कर रही हैं, वो हमें इसी के सांख्यिकी विश्लेषण के माध्यम से जो अंक प्राप्त होते हैं उससे हम ये डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो पिछली बार क्या था भैया, पिछली बार ये था 126.90 कर लेना, 126 याद कर लेना। दूसरा अभी वर्तमान में यदि मैं बात करूं, ये आपका हो गया 19-20 और ये हो गया आपका 20-21, ठीक है। अभी की मैं बात करूं तो कितना है भैया, 115 हो गया, मतलब कम हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं दिखाई देता है हमें कि जो हमारा आईआईपी है उसमें गिरावट दर्ज हुई है पिछले फाइनेंशियल ईयर से। इसका मतलब ये होता है कि गिरावट दर्ज हुई है तो भैया कहीं ना कहीं हमारे उद्योग में जो राज्य में ग्रोथ थी वह कम हुई है। क्लियर। ये हमने बता दिया। ये वो पॉइंट्स हैं जो हमारे आंसर में कहीं ना कहीं आने चाहिए। एक बार आपने ये चीज़ सुन ली ना तो आप इसको अपने विवेक के अनुसार आंसर में डाल के आ जाओगे। देखो ये आती तो चीज़ें आपको होंगी, ठीक है ना, लेकिन होता क्या है कि एक बार इन चीज़ों का डिस्कशन हो जाता है ना तो ब्रॉड फ्रेमवर्क बन जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, निर्यात। ये जो चीज़ें हैं ये आएंगी आएंगे, मान के चलना। निर्यात में यदि मुझे लिखना है तो क्या चीज़ देखनी पड़ेगी? एक चीज़ तो भैया ये मेरे दिमाग में क्लियर है कि जो निर्यात है ये हमारे आर्थिक विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। किस किस रूप में महत्वपूर्ण है? एक तो भैया विदेशी मुद्रा तो इससे हमें अर्जित होती ही होती है, लेकिन कुछ अप्रत्यक्ष लाभ भी होते हैं। और अप्रत्यक्ष लाभ क्या क्या होते हैं भैया? इससे पहला लाभ होता है कि भैया यदि हमारे यहाँ पर विदेशी निवेश आ रहा है या हम निर्यात कर रहे हैं, विदेशी पैसा आ रहा है, मतलब मेरी कोई इंडस्ट्रीज़ है, उस इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से मैं मेरे प्रोडक्ट बाहर भेज रहा हूँ, तो मुझे एनलार्ज करना पड़ेगा, मेरी इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या होगा? बाजार का भी विस्तार होगा। अब मैं प्रोडक्ट वहाँ भेजूंगा तो उस प्रोडक्ट से सिमिलरिटी करते हुए मेरे पास यहाँ भी मार्केट डेवलप होगा। तो क्या होता है भैया? बाजार का विस्तार होता है। देखो मैं इसको एलोबरेट नहीं करता हूँ, मैं आपके साथ केवल पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। दूसरा, आपको ध्यान ये भैया गुणवत्ता बढ़ेगी। जिन प्रोडक्ट को मैं बाहर भेज रहा हूँ तो उनकी ऑब्वियसली क्वालिटी तो मुझे मेंटेन करनी पड़ेगी। एक होता है अनुवर्ती तकनीकी संचालन। क्या होता है दोस्तों? जैसे सपोज करो मैं यहाँ से आ, आंवले का रस भेजता हूँ बाहर, तो यहाँ की जो मेरी पैकिंग है और मैं जब विदेश में भेजता हूँ तो उसकी पैकिंग को मुझे ठीक करना पड़ेगा, और उससे रिलेटेड जितनी भी एंसिलरी टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको संचालन करने के लिए मुझे यहाँ बातचीत करनी पड़ेगी। तो मेरे को नई और टेक्नोलॉजीज़ के साथ साथ जुड़ती चली जाएगी, ठीक है। तो अनुवर्ती तकनीकी संचालन में भी वृद्धि होती है, टेक्नोलॉजी का उन्नयन मेरे जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ उसमें होता है, मतलब पूरी इकोनॉमी में होता है ये। और रोजगार तो ऑब्वियसली बात है बढ़ता ही बढ़ता है। तो ये अप्रत्यक्ष इससे लाभ भी होते हैं। अब यदि हमें ये तो मैं इसके साथ साथ निर्यात में ये तो डालना ही चाहिए कि भैया हमारे यहाँ पे ये तो बताओ निर्यात हो किस किस प्रोडक्ट्स का रहा है ज़्यादा। तुम ये अप्रत्यक्ष लाभ भी कर रहे हो, ये निर्यात के लाभ भी बता रहे हो, लेकिन ये तो बताओ कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। देखो हमारा सबसे ज़्यादा जो निर्यात होता है वो इंजीनियरिंग का हम करते हैं, फिर कपड़े का करते हैं, फिर हस्तशिल्प का करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का करते हैं, और अंतिम में धातु का। और ये जो इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग उत्पाद जो है ये अकेला 15% इसमें क्या रखता है? शेयर रखता है। क्लियर? और हमने कितना निर्यात कर दिया था 19-20 में? 19-20 में हमने 49,000 करोड़ का निर्यात किया था। कोई दिक्कत नहीं पूरा याद करने के लिए, 50,000 में एक, 50 में एक कम, 49,000 करोड़ का हमने निर्यात किया था। और खुशी की बात यह है कि इसमें 2.5% की हमारे को ग्रोथ भी हमने देखने को मिली थी। किसमें? निर्यात में। बस यही पॉइंट हमें ध्यान में होने चाहिए, ज़्यादा किताब कॉपी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? तो हमने एक बार दोबारा रिपीट कर लें। निर्यात का लाभ आर्थिक विकास का ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है। क्यों भैया? विदेशी मुद्रा इसको विदेशी मुद्रा में हमारे देश में आगमन होता है। और दूसरा अप्रत्यक्ष कई लाभ होते हैं, बाजार का विस्तार, गुणवत्ता, अनुवर्ती तकनीकी संचालन, तकनीकी उन्नयन, रोजगार बढ़ता ही बढ़ता है। कौन कौन से भैया हम प्रोडक्ट हैं जो निर्यात करते हैं? इंजीनियरिंग का करते हैं, कपड़े का करते हैं, हस्तशिल्प का करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का करते हैं, धातु का करते हैं। क्लियर? 1 2 3 5 हमने बता दिए। कितना कर दिया हमने? 49,000 कर दिया, ठीक है। कितनी ग्रोथ हुई है? 2.41% की हमारी निर्यात के अंतर्गत ग्रोथ हुई है। क्लियर? अब इसमें देखो एक आता है सेक्टर एमएसएमई का। एमएसएमई को आपको जोड़ना है, वो हम उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो जब भी एमएसएमई की बात है तो उसको निर्यात या निर्यात की बात है तो एमएसएमई को जोड़ के बताना ही बताना है, क्योंकि एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है हमारे यहाँ से निर्यात होता है वो किसके थ्रू होता है? एमएसएमई के थ्रू होता है। क्लियर? हाँ देखो भैया, और ये जो हम निर्यात कर रहे हैं, निर्यात करते हैं तो जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट कर रहे हैं, और जैसे कि क्या होता है दोस्तों, इतना सिंपल नहीं होता। किसी विदेश में यदि मुझे मेरा सामान भेजना है तो मुझे कुछ नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं, कंपनी के भी, अकाउंटिंग के भी, और जो मुझे क्वालिटी और क्वांटिटी उनको भी मेंटेन करना पड़ता है। इन बिंदुओं के हिसाब से किसी भी व्यापारी को जब सहज रहता है तो वो अच्छे से निर्यात कर पाता है। तो इसी में ईज़ ऑफ डूइंग की एक रैंकिंग आती है। ईज़ ऑफ डूइंग ने इस बार ये बताया राजस्थान के बारे में, उनका एक रिपोर्ट थी बिजनेस एक्शन रिफॉर्म्स प्लान 2019। इन्होंने 80 पॉइंट में सुधार चेक किए थे, और इन सुधारों को चेक करने के बाद उन्होंने ये देखा कि राजस्थान का जो स्तर था वो बड़ा अच्छा रहा था। निर्यात जो यहाँ के लोग बाग कर रहे हैं उनको ईज़ कितनी है, ठीक है ना। तो उसके अंतर्गत हमारा जो स्थान था वो कितना है? 8वां स्थान था। क्लियर? ये भी हमें कहीं ना कहीं जरूर डालना चाहिए।
उद्योग विभाग के ढांचे पे हम चलते हैं। देखो दोस्तों, राज्य में होने वाला कोई भी औद्योगिक विकास है, उसको करने वाला कौन है? उद्योग विभाग। इस औद्योगिक विकास के लिए जो भी नीतियां बनेंगी, जो भी कार्यक्रम बनेंगे, वह उद्योग विभाग के अंतर्गत कई इंस्टीट्यूशन, कई संस्थाएं काम करती हैं। इन संस्थाओं के माध्यम से इन सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को इम्प्लीमेंटेशन कौन कराता है? उद्योग विभाग कराता है। एक लाइन में हमें ये बता देना है। नेक्स्ट, ये जो उद्योग विभाग है, डिपार्टमेंट, उद्योगों का और ध्यान देना हस्तशिल्प का प्रोत्साहन, साथ ही साथ जो भी हमारे यहाँ पे औद्योगिक गतिविधियाँ चल रही हैं, उनके संबंधित नीतियों कार्यक्रमों को इम्प्लीमेंटेशन कराने का कोई जो नोडल विभाग है, वो कौन है साहब? उद्योग विभाग है। वो क्या है? उद्योग विभाग है। देखो दोस्तों, मैं पर्टिकुलर टॉपिक से संबंधित जो जो उसके मेन पॉइंट्स बनते हैं ना, ये सारे पॉइंट्स या तो उद्योग विभाग के वेबसाइट के हैं या फिर इकोनॉमिक सर्वे के हैं। ये समझाने के लिए नहीं है, आपका जो ओवरव्यू बना हुआ है उसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आपके फिट हो जाएं, वह मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। क्लियर? तो हमने क्या देखा दोस्तों कि राज्य में औद्योगिक विकास के लिए जो आपके उद्योग विभाग है, उसके नेतृत्व में कई संस्थाएं काम करती हैं जो सरकार की नीतियाँ और कार्यक्रम जो हैं उनको इम्प्लीमेंट करती है। क्लियर? साथ ही साथ जो हमारा उद्योग विभाग है, राज्य में उद्योगों और हस्तशिल्प के लिए प्रोत्साहन का कार्य करता है, और जो औद्योगिक नीतियां हैं क्या और औद्योगिक गतिविधियां हैं, इनके संचालन का नोडल विभाग कौन है? हमारा उद्योग विभाग है। अब इसके अंतर्गत आने वाले कुछ पॉइंट्स हैं, उनको भी देख लेते हैं कि ये हमने स्टार्टिंग में फेज लिख दिया। अब इसको इलॉबरेट कर देते हैं एक एक पॉइंट की, छोटी छोटी बातों को। फिर जो नव प्रवर्तन है उसको देख लेंगे। अब एक एक पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। ये सारे पॉइंट्स इकोनॉमिक सर्वे और इनकी वेबसाइट के थ्रू लिए गए। तो मैं आपको यूं कहीं बता देता हूँ उनके मेन पॉइंट्स। पहला पॉइंट्स, 36 DIC प्लस 8 उपकेंद्र, इकोनॉमिक सर्वे पहला पॉइंट। उद्योग विभाग के ढांचे के अंतर्गत या उसकी उपलब्धि के अंतर्गत बात करेंगे तो बतानी है। ये क्या करता है? 36 DIC और 8 उपकेंद्र, ये जो भी वर्तमान उद्यमी हैं उनको इनपुट की सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम करता है। दूसरे नंबर पर आ जाता है हमारा इसमें MSME विकास केंद्र बनाए हैं हमारे। कहाँ बनाए हैं? जयपुर से चलो, अजमेर आ जाएगा और जोधपुर तक पहुंच जाओ। इन 3 हमारे संभाग हैं। इन तीनों संभागों के प्रमुख जिलों में भैया क्या कर दिए? आपके MSME के विकास केंद्र बना दिए। MSME से संबंधित कोई भी समस्या होगी तो आप कहाँ जाओगे? इन्हीं विकास केंद्रों पे जाओगे। क्लियर? अगला इसमें पॉइंट आता है, अब आपको कोई विवाद हुआ, उस विवाद का निस्तारण हेतु आपके शिकायत तंत्र बनाया है। क्लियर? अब ये जो शिकायत तंत्र बनाया है, इसमें जिले पे, राज्य स्तर पे समितियां गठित की गई हैं। क्लियर? जिला स्तर पर तो कौन देखेगा साहब? कलेक्टर देखेगा। राज्य स्तर पर कौन देखेगा? चीफ सेक्रेटरी हैंडल करेगा। ध्यान रखना, ठीक है? कोई भी आपका इंडस्ट्री से रिलेटेड, व्यवसाय से संबंधित आपकी कोई समस्या है तो उस विवाद और उसका निस्तारण हेतु, उसका निराकरण हेतु एक शिकायत तंत्र बनाया गया है, जिसका जिला स्तर पर तो कलेक्टर देखता है, राज्य स्तर पर कौन देखता है मेरे दोस्तों? चीफ सेक्रेटरी देखता है। ठीक है? और इनके अंडर में ही यह शिकायत निवारण कमेटी गठित की गई है। क्लियर? 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। चौथा, MSME एक्ट 2006, इसके अंतर्गत जो प्रदत्त शक्तियां हैं, इसके एक्ट में आपके राज्य स्तर पर 2
और संभाग स्तर पर 7 सुविधा परिषदों का गठन किया गया है। देखो सारा याद करने की जरूरत नहीं है, ये लिखा है ना तो गार्डन गार्डन हो जाएगा, आपका एग्जामिनर है। तो मैं आपको क्रक्स बता रहा हूँ, पढ़ लिया आपने जो भी बहुत कुछ पढ़ना था, अब क्रक्स देख लो बस। एमएसएमई एक्ट में क्या बताया मैंने, राज्य स्तर पर परिषद बनानी है। वह कितनी राज्य स्तर पर भैया आपकी 2, और संभाग स्तर पर 7 सुविधा परिषदों का गठन करना है। सात सुविधा परिषदों का गठन करना है। और देखो इतना आपके पास कॉपी में स्पेस नहीं होगा कि इनको खोल खोल के आप बताने लग जाओ। तो हम 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे ढांचे के अंतर्गत। पहले हमने देखा उद्योग विभाग का, जो अपने अंतर्गत संस्थानों के माध्यम से राज्य का उद्योग का विकास करता है, उद्योग और हस्तशिल्प को प्रोत्साहन करता है, और उद्योगों की जो औद्योगिक गतिविधियां हैं उनको क्रियान्वयन करता है। क्लियर। फिर हमने देखा कि भैया वर्तमान में क्या हमारे ढांचे के अंतर्गत राज्य में इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं औद्योगिक विकास के अंतर्गत। तो हमने देखा भाई 36 डीआईसी और 8 उपकेंद्र बना रखे हैं। क्लियर। एमएसएमई विकास केंद्र बना रखा है, जयपुर से चले हम जोधपुर पहुंच गए। विवाद निस्तारण हेतु एक शिकायत तंत्र बना रखा है, जिसके अंतर्गत जिला स्तर पर कलेक्टर और संभाग स्तर पर चीफ सेक्रेटरी के अंतर्गत हमने कमेटी बना रखी है जो इनको हैंडल करती है। चौथा एमएसएमई एक्ट बना दिया हमने 2006 में, जिसके अंदर राज्य स्तर पर 2 और संभाग स्तर पर 7 सुविधा केंद्र बना दिए। क्लियर। ठीक है। और ये जो सुविधा केंद्र है इनका काम क्या है, इनका दोस्तों यही काम है कि एमएसएमई को कोई जो पैसा मिलना था, कोई रिफंड मिलना था, यदि उसको मिलने में समय लग रहा है तो इस सुविधा परिषदों के पास आप जाओगे तो आपको ये पैसा जल्दी दिलवा देंगे एमएसएमई को। एमएसएमई के पास क्या वर्किंग कैपिटल भी कम होती है, तो उसके पास कैश फ्लो बना रहना चाहिए। तो उसके अंतर्गत ये सुविधा केंद्र अच्छा काम कर रहे हैं, इनका टैट भी फिक्स होता है। क्लियर। ये सारा मलाई है, मलाई दूध के ऊपर जो मलाई रहती है ना वो मलाई है ये, इसका आनंद लिए जाओ। ये बना तो दिए भाई, मेहनत तो खूब लगी, ठीक है, जिस्ट है। हाँ, अब जो नव प्रवर्तन की बात आ रही थी, उद्योग विकास के विभिन्न कार्यक्रम और योजनाओं के तहत उपलब्धियां, ये नव प्रवर्तन के अंतर्गत आ जाएंगे। ऐसा तो नहीं है आपके कहीं अहंकार को चोट लग रही हो कि यार आप तो विकास जी नोट्स में से देख के पढ़ा रहे हो, ऐसा तो कोई संकट नहीं है ना। ऐसा अहंकार मत पालना, ये सारी बढ़िया चीज़ें इनको कर लेना। ठीक है। आगे औद्योगिक विकास के विभिन्न कार्यक्रम और योजनाओं के तहत उपलब्धि देख लेते हैं। ये हमारी जो नव प्रवर्तन है, क्या आपके इंडस्ट्रीज़ के रिगार्डिंग राजस्थान में हुए उससे संबंधित है। पहला, वृहद एवं मध्यम उद्योग। इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता जाऊंगा। वृहद एवं मध्यम उद्योग, ठीक है, लार्ज एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ की यहाँ पे बात हो रही है। ये हमारे यहाँ पर क्या करते हैं, रोजगार भी खूब उपलब्ध करवाते हैं। इसमें यदि आपसे मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ पे 452 तो वृहद इंडस्ट्रीज़ हैं, और मध्यम इंडस्ट्रीज़ की यदि मैं बात करूँ तो 235 हमारे यहाँ पर वर्तमान में मध्यम इंडस्ट्रीज़ हैं। क्लियर। ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि साहब ये तो ठीक है, इतनी इंडस्ट्रीज़ हैं, लेकिन ये बताओ रोजगार कितना दे रहे हैं राजस्थान को। ये तो भैया दे रहा है करीबन 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ नहीं, ये दे रहा है दोस्तों 2.25 लाख। और इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगा हुआ है, इन्वेस्टमेंट 1.5 करोड़ लगा हुआ है। यदि मैं मध्यम इंडस्ट्रीज़ की बात करूं तो मध्यम इंडस्ट्रीज़ में दोस्तों आपके ये रोजगार दे रहा है 19,000। और इन्वेस्टमेंट कितना लगा हुआ है, इन्वेस्टमेंट इसमें मेरे दोस्तों लगा हुआ है 2,000 करोड़ रुपए। क्लियर। तो पहला पॉइंट हमने देखा, वृहद और मध्यम उद्योग नव प्रवर्तन की यदि बात करेंगे तो भैया देखो नवीन रूप में ये हो रहा है कि हमारे यहाँ पे 452 इस समय लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज़ हैं, और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ 235 हैं। लाभ हमें क्या है 452 इंडस्ट्रीज से, 2.25 लाख लोगों को ये रोजगार दे रहा है। 1.5 करोड़ का इससे हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है। मध्यम उद्योग की यदि मैं बात करता हूँ 235, ये सब रजिस्टर्ड हैं दोस्तों, उनकी बात हो रही है। और 19,000 जो हैं, 19,000 लोगों को रोजगार है, और इसमें 2,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। क्लियर।
तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट हो गया ना ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखें, वह भी इम्पोर्टेंट है, औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन। तो हमारे नव प्रवर्तन के लिए कौन कौन सी और नीतियाँ इम्प्लीमेंटेड हो रही हैं वो देख लेते हैं। पहला हमने बृहद एवं मध्यम उद्योग देख लिया, दूसरा है औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन। औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन, ये हम जो मेमोरेंडम दे रहे हैं दोस्तों, इतना ध्यान रखना है कि ये हम सेंटर को दे रहे हैं, ठीक है। सेंटर को करीबन हमने 9,000 करोड़ के ऐसे मेमोरेंडम दिए कि सब ये इंडस्ट्रीज हमें हमारे यहाँ पर लगानी है, भारत सरकार इसमें हमारी मदद करता है। क्लियर, इतना ही ध्यान रखना है बस। अगला आता है पीएमईजीपी, प्रधानमंत्री के जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है, ये आपके ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयमेंट गारंटेड प्रोग्राम दिया जाता है। चौथा, चरम प्रशिक्षण उद्योग के माध्यम से हम बढ़ा रहे हैं यहाँ पे हमारी इंडस्ट्रीज़ को। औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर लगाते हैं हम जागरूकता के लिए, और वहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट भी प्रोक्योर करते हैं। राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019, निवेश प्रोत्साहन नीति 2019, CSR के माध्यम से हम यहाँ पर कॉर्पोरेट की सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत हम यहाँ पर विकास कार्य करवा रहे हैं, सामाजिक विकास, सामाजिक लाभ के कार्य करवा रहे हैं। दस्तकार पहचान पत्र, ये SSO ID जो हमारी है उसके माध्यम से बनता है। 18 साल से ऊपर कोई भी दस्तकार है तो ऑनलाइन अपना एक आइडेंटिटी कार्ड बना लेता है। इस आइडेंटिटी कार्ड से हमें ये लाभ होता है कि आपको कल को कहीं भी कुछ सूक्ष्म या मुद्रा लोन के लिए आवश्यकता होती है तो उसमें बहुत काम का होता है। BIP, ये आपका ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, ठीक है। ये जो BIP है ये सब चीफ सेक्रेटरी के अंतर्गत होता है, ध्यान रखना। एक होता है BII, वो भी हम अभी देख लेंगे, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, BII की फॉर्म है ना। ये BII हमारा CM साहब के अंतर्गत होता है, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज या ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट। क्लियर, और BIP हमने देख लिया, ये हमारे चीफ सेक्रेटरी के अंतर्गत होता है। एक वन स्टॉप शॉप प्रणाली हमने लागू कर रखी है कि भैया आप सीधे आपको इन्वेस्ट करना है तो आप एकल खिड़की पे आइए, यहीं पर आपको सारे सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, सारी अनुमति मिल जाएंगी और आप अपना बिजनेस इजीली स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर, तो हमने 10 पॉइंट देख लिए, ये सारे नव प्रवर्तन है। नव प्रवर्तन जहाँ भी आ जाए सारे टेक के आ जाएंगे। क्लियर, आगे चलते हैं। अब देखो कुछ संस्थान हैं जो उद्योग में, राजस्थान के उद्योग को बढ़ावा देने में बहुत मदद करते हैं। उद्योग विभाग के अंतर्गत ही जो मैं आपसे संस्थानों की बात कर रहा था वही आ जाएंगी। ये RICO, RFC और RAJSICO, ये सब आपको रटी हुई होंगी वैसे तो। इसमें कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो मैं आपको बता दूं। बेसिकली इसका कुछ बाइफिकेशन है वो आपको बता देता हूँ। ये तो आपको मालूम है सब, RICO करती क्या है। राजस्थान के औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था तो है ही, आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता वगैरह देती है, ठीक है। अब मैं इसका आपको एक छोटा सा बाइफिकेशन बताता हूँ। अगर हम बताएंगे तो हम क्या करेंगे, एक तो हम बता देंगे आधारभूत विकास का काम हम बता देंगे, दूसरा वित्तीय सहायता बता देंगे, बांट के लिख देंगे, आधा नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो हमारे लिए बहुत है। क्लियर, आधारभूत विकास में आपको ध्यान ये कि भैया भूखंड का ये ऑक्शन करती है, वहाँ पर जो आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर होती है उसको डेवलपमेंट करती है, ठीक है। और डेटा की यदि बात करें तो इतना कोई आवश्यक है नहीं वैसे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने 883 भूखंडों का आवंटन किया है 20-21 के फाइनेंशियल ईयर में। मोटा मोटा कितना हो गया, 800 भूखंडों का आवंटन किया है। वित्तीय सहायता की बात करते हैं तो आपको मालूम ही है, उद्योगों और उससे संबंधित अन्य परिसंपत्तियों के लिए ये आपको लोन भी देता है। लघु, मध्यम, वृहद तीनों टाइप की इंडस्ट्रीज़ के लिए दीर्घकालीन वित्तीय सुविधाएं देता है, तकनीकी और प्रबंध की सहायता देता रहता है, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें इस इकोनॉमिक सर्वे में ये आई थी कि इस बार के 20-21 में इन्होंने 32 करोड़ रुपए की सहायता वितरित करी है। क्लियर, अब ये जो लोन देते हैं और रिकवर भी तो करते हैं, तो 32 करोड़ की तो भैया इन्हें सहायता दी और 57 करोड़ इनने लोन रिकवर किया है। क्लियर, अच्छा इसी में दो चीज़ और ध्यान रखना आप, एक अपने असाइड योजना चल रही थी पहले, अब ये असाइड स्कीम बंद हो गई है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या था कि हमारे जो निर्यात है, एक्सपोर्ट से संबंधित प्रमोशन के लिए हम आधारभूत सुविधाएं को विकास करते थे, ठीक है। इसमें पहले दोस्तों करीब टोटल 31 प्रोजेक्ट चल रहे थे, 30 प्रोजेक्ट पूरे हो गए। अब जैसे ये योजना बंद हो गई तो जो एक प्रोजेक्ट बचा था वो किसके पास आ गया, वापस राजस्थान सरकार के पास आ गया। क्लियर, इसी RICO के अंतर्गत एक चीज़ का और हम लिख सकते हैं, लघु विकास केंद्र। क्लियर, लघु
विकास केंद्र, ठीक है, लघु उद्योगों के विकास से संबंधित है। क्लियर। ग्रामीण और अविकसित क्षेत्रों में एकीकृत संरचना प्रदान करने के लिए किए जाते हैं, ठीक है। इसमें भी 35 प्रोजेक्ट थे, 35 प्रोजेक्ट थे और 35 प्रोजेक्ट में से भी 17 प्रोजेक्ट पूरे हो गए। इतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, ये 4 चीज़ याद रहनी चाहिए। रिको आ गया था, सिंपल लिख के आ जाएंगे तो आधा एक नंबर, 5 नंबर का आ गया तो भैया आपको 2.5 मिल जाएंगे, 3 मिल जाएंगे। पता तो आपको सब कुछ है, हमने इस प्रकार से उसको रिप्रेजेंट कर दिया तो हमारे 3.5 आ जाएंगे। 4 आ रहे थे तो 4.5 आ जाएंगे, ठीक है। RFC को और देख लेते हैं। RFC में क्या इम्पोर्टेंट था, रिको में पार्क्स वगैरह भी बता देना भैया। एग्रो फूड पार्क हो गया आपका, सीज और क्वार्टरा हो गया। एग्रो फूड पार्क अपने जो 4 बन रहे हैं वो बता देना, और सेज जो है वो बता देना। जापानी क्षेत्र को हम अलग बता देंगे और जो सेज है उसको हम अलग बता देंगे, ठीक है। एग्रो फूड पार्क के 4 आपको ध्यान ही होंगे, बोरनाडा में है, श्री गंगानगर में है, कोटा में है और अलवर में है। श्री गंगानगर, अलवर, कोटा, बोरनाडा। और एक आपका तिमड़ी जोधपुर में बन रहा है, तिमवरी बोलते हैं, ठीक है। जापानी क्षेत्र आपको ध्यान है, नीमराना और गिलोट, इतना याद करेंगे हम, ज़्यादा नहीं करेंगे। सेज आपको पता है अपने जयपुर में या महिंद्रा में ही है। विशिष्ट औद्योगिक पार्क हैं, जितने भी याद आ जाएं लिख देना। फूलों की खुशबू से संबंधित याद आ जाए, फ्लोरिकल्चर खुशखेड़ा में है आपका। और चमड़े से संबंधित आ जाए तो आप मानपुर लिख देना। ये तो प्री में आया हुआ तो आपको रटे हुए होंगे, 2-3 लिख के आ जाएंगे तो ठीक रहेगा। हौजरी का चौपांकी लिख देंगे, और फ्लोरिकल्चर का आ गया तो खुशखेड़ा लिख देंगे, और हमारा सिरेमिक से रिलेटेड आ गया तो घिलोट लिख देंगे। ये हमारे क्या है भैया, विशिष्ट औद्योगिक पार्क हैं, ठीक है। एक और इसमें अच्छा पॉइंट है, देखो हमारे राजस्थान में इंडस्ट्रीज कितने ज़िलों में है, आप थोड़ा सा भी सोचोगे तो आपको ध्यान में आएगा। हमारे राजस्थान में जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो मात्र कुछ ज़िलों में ही हैं। जयपुर चले जाओ, जोधपुर चले जाओ, कोटा चले जाओ, अलवर चले जाओ, इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में आपको देखने को मिलता है। यहाँ से जाएंगे तो कुछ भीलवाड़ा में चंक है, कुछ अजमेर में चंक है। अब इन जो हमारे यहाँ पे क्षेत्रीय विषमताएं हैं, इस असंतुलन को दूर करने के लिए हमने कुछ विकास केंद्रों की स्थापना करी, जिनको हम ग्रोथ सेंटर बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे हमने 8 ग्रोथ सेंटर, ये सब आपको याद हो कि मैं तो केवल आपको रिकॉल करा रहा हूँ। 8 ग्रोथ सेंटर और 9 मिनी ग्रोथ सेंटर हैं। 30-30 करोड़ रुपए के योगदान से हमने ये स्थापित किए। क्लियर। ग्रोथ सेंटर हमने बनाए, मतलब ग्रोथ सेंटर ऐसे बना दिया भैया कि जैसे कि ये मेरा गांव है महुआ मंडावर, ठीक है, वहाँ पर एक ग्रोथ सेंटर बना दिया कि वहाँ पर 30 करोड़ रुपए से हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, छोटी मोटी इंडस्ट्री लगेगी, रोजगार मिलेगा, तो धीरे धीरे ये डेवलप होएगा। क्लियर। अब आ जाओ राज सिको में। राज सिको भी आपको सबको रटा हुआ ही होगा, 1961, राजस्थान स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। बस आपको इतना बता दूं भैया, टर्नओवर इनका 16 करोड़ रहा है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 10,000 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, और सारे काम करते हैं, ऋण देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, माल खरीदते हैं, माल बेचते हैं, लोअर सेल से खरीदते हैं। जो याद आ जाए लिख देना, पूरी आपको लिबर्टी है, हेडिंग बना के लिख देना, अंदर की चीज़ नहीं ध्यान है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। और एयर कार्गो हमारा बनाते हैं, तो हमने 5 चीज़ आप तो लिख देना, ऋण देती है, प्रशिक्षण देती है, क्रय विक्रय करती है, निर्यात आयात निर्यात संवर्धन का काम करती है, और भैया हमारे यहाँ पे एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स भी इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब वो प्रशिक्षण में आप लिख देना कुछ ही, हस्तशिल्प में प्रशिक्षण देती है, पेंटिंग में प्रशिक्षण देती है। अब पेंटिंग में तो ये देने को तो ये मारवाड़ी पेंटिंग में भी देती है, आपकी फड़ पेंटिंग में भी देती है, हाड़ौती पेंटिंग में भी देती है। ये दो तीन लिख के आ जाना। आगे चलते हैं। RFC आपको ध्यान ही होगा भैया, वित्तीय निगम अधिनियम 1951 के अंतर्गत 1955 में बनी है। ये सारे प्री के टर्म्स हैं, मैं केवल आपके साथ रिकॉल कर रहा हूँ फटाफट। नवीन उद्योग की स्थापना और उन उद्योगों के विस्तारीकरण के लिए काम करता है, ठीक है। मार्च 2020 तक 83,736 यूनिट्स हैं, उनको 8400 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया है। गुड बोरोवर से एक नाम याद रख लेना, और इसमें युवा उद्यमिता योजना, बस इतना याद रखना है, 3 पॉइंट याद रखना है। क्लियर। एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, अखबार में खूब आया था, वो आपके पास पूरा लिखा हुआ होगा, उसको देख लेना। मोटा मोटा इतना बता देता हूँ भैया कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है 1483 किलोमीटर, ठीक है ना, इतना राजस्थान में इतना किलोमीटर को लिए बन रहा है। इसमें से 39% हमारे राजस्थान में है। 39% की जगह 40% निकाल के लिखाना, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये कोई भी एक फिगर याद कर लो,
या तो 1483 याद कर लो, या राजस्थान में 578 है, ये याद कर लो। महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा कार्यक्रम है। मैं आपके साथ केवल डिस्कस कर रहा हूँ कि सोते उठते बैठते इसको फास्ट फॉरवर्ड पे लगा के मेरे कान में वो सारी ध्वनि आ जाए उद्योग से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, तो हम पेपर में लिखा है, ठीक है। हाँ, क्या करेंगे, ये साहब स्मार्ट सिटी बनाएंगे, ठीक है। और मेन बात ध्यान रखना, ये जहाँ भी हाईवे बनेगा ना, ये जैसे ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है आपका, ठीक है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, माल जा रहा है आपके, ठीक है। ये आपकी रेल लाइन है, इस रेल लाइन के दोनों तरफ, क्या दोनों तरफ करीबन 100 किलोमीटर, ये 150 किलोमीटर की रेंज बता रखी है, पर आप ये मान के चलो कि 100 से 150 किलोमीटर के प्रभाव क्षेत्र में ये क्या करेंगे, डीएमआईसी को डीएमएसआई को बनाएंगे, ठीक है ना। अब आप सोचोगे साहब ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में ये नई चीज़ क्या आ गई। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें केवल इतना सा डिफरेंस है, ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तो क्या है, रेलगाड़ी लेके जाएगा आपका फ्रेट को। अब फ्रेट आएगा कहाँ से, वो फ्रेट आएगा आपका डीएमआईसी से। ये क्या है साहब, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, क्लियर। इसको एक मत कर देना, डीएफसी बनाएंगे, डीएफसी के साथ में 150 किलोमीटर की परिधि में हम इसका डीएमआईसी बनाएंगे, डीएमआईसी में हम एरोट्रोपोलिस बनाएंगे जो हमारे बन रहा है, ठीक है। और हम इसके साथ साथ जितने भी आपके स्कूल कॉलेज एजुकेशन सेंटर बनाएंगे, ग्लोबल सिटी बनाएंगे, मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बनाएंगे, और आपके क्या बोलते हैं एरोट्रोपोलिस तो लिख ही देना भैया, कोट कासिम वाला, लॉजिस्टिक हब बनाएंगे, इंडस्ट्री से रिलेटेड R&D सेंटर बनाएंगे, नॉलेज हब बनाएंगे। जो अच्छे अच्छे से फैंसी शब्द याद आ जाएं वो हम सारे लिख के आ जाएंगे, कहाँ पर, इस 150 किलोमीटर के रेडियस से बनाएंगे। या इंडस्ट्रीज भी जो लगेंगी वो क्या करेंगी, सारा सामान ला के DFC में दे देगी और DFC इसको आगे लेके चल जाएगा, क्लियर। मतलब रेल लाइन है मोटी मोटी, मतलब डेडिकेटेड आपकी रेल लाइन है। यहाँ पे और कोई सवारी गाड़ी वगैरह कुछ नहीं चलेगी, केवल क्या चलेगी यहाँ पर, केवल मालगाड़ियाँ चलेंगी, क्लियर। 2-3 पॉइंट याद रख लेना इसमें, 1483, DFC, DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, 150 किलोमीटर, दोनों तरफ क्या बनेंगे, एरोट्रोपोलिस बनेगा, नॉलेज हब बनेगा, और R&D सेंटर बन जाएंगे, इंडस्ट्रीज बन जाएंगी, और उससे रिलेटेड वहाँ जो श्रमिक वगैरह रहेंगे उनके लिए मास रैपिड ट्रांजिट सेंटर बन जाएगा, स्पाइन हॉल बन जाएंगे, मतलब सेंटर स्पाइन बन जाएंगे, इंडस्ट्रियल एरियाज तो साथ साथ बनेंगे बनेंगे। 5-6 अच्छे अच्छे से नाम फैंसी हमें लिख के आने हैं, ठीक है। RFC हो गया, हाँ RFC हो गया आपका, राजसी को अपना हो गया। ये 3 चीज़ और थी, कहीं पर आ जाएगा तो इन तीनों को भी हमें लिख के आना है। वहाँ क्या होता है दोस्तों, ये सब ध्यान में रहते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में हम जाते हैं ना, इतना पढ़ लेते हैं। जो मेंस में हमें दिक्कत आई थी वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना ध्यान रहता है कि वहाँ पे पेपर में चीज़ें नहीं आ पाती। तो उद्योग विभाग की छोटी छोटी चीज़ें, इनको हम लिखाएंगे। चलो साहब आगे चलते हैं। फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उद्योग विभाग की, 2 ही दे रखी हैं, मुख्यमंत्री उद्योग प्रोत्साहन योजना और राजस्थान सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑपरेशन एक्ट। ये भैया आप देख लेना एक बार। हाँ, ये आपके साथ डिस्कस करने वाली चीज़ 1-2 ये अच्छी है। BIP क्या है साहब, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। अभी आपसे मेरी बात हुई थी, चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ, चीफ सेक्रेटरी इसको हैंडल करते हैं। देखो मैं इसके बाद ये देख लेता हूँ भैया, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके साथ डिस्कस कर ले, रफली तो आपको भी ध्यान में होगा। 2 चीज़ें बस देख लेना इसमें, सिंगल विंडो क्लियरेंस सेंटर और वन स्टॉप जो सॉल्यूशन दे रहे हैं, ये 2 चीज़ अलग अलग हैं, इनको जरूर देख लेना, ठीक है। BIP में आपको ध्यान ही भैया निवेश प्रस्ताव आते हैं, और उन निवेश प्रस्तावों की स्थापना हेतु सुविधा केंद्र स्थापित करती है। ये चीफ सेक्रेटरी के अंतर्गत ये काम करती है। 10 करोड़ से ऊपर के जो भी निवेश आते हैं, जब आप चीफ सेक्रेटरी को बन जाओगे तो आपके पास ये निवेश आ जाएंगे, ठीक है। एक स्टेट एम्पावरमेंट कमेटी होती है जो तय करती है कि भैया इनका करना क्या है, उसको हेड कौन करता है, चीफ सेक्रेटरी करता है, क्लियर।
और ये फिर जाता कहाँ है, ये इतने जाएगा कहाँ, लोकतंत्र में, ये आपके मंत्री परिषद के पास जाता है। फिर जो स्टेट एम्पावरमेंट कमेटी है, चीफ सेक्रेटरी के पास इन्वेस्टमेंट के लिए प्रपोजल आया, स्टेट एम्पावर कमेटी चीफ सेक्रेटरी के अंडर में उसकी उन्होंने अवलोकन किया और फिर मंत्री परिषद में अपनी नोटिंग के माध्यम से भेज दिया जाता है। अब मैं कल को सीएम बन जाऊंगा तो आपके द्वारा जो आएगी वो मेरे पास आएगी और मैं उसको चेक करके बता दूंगा भैया ये इन्वेस्टमेंट ठीक है नहीं है। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम में हमने कुछ उद्योग तय कर दिए हैं, 15 विभागों की 105 सेवाएं, ज़्यादा होंगी टेंशन मत लेना, 15 विभागों की 105 सेवाएं लिख के आनी है। इकोनॉमिक सर्वे वालों ने ये लिखी हुई है। वन स्टॉप शॉप प्रणाली है, ये बीआईपी के अंडर में काम करती है। निवेश प्रस्तावों की स्वीकृति और अनुमति प्रदान करने के लिए ये जो है, इसमें बस ध्यान रखना, ये चीफ मिनिस्टर के पास जाती है सब, ठीक है। चीफ मिनिस्टर के अंडर में जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन है, BII, ठीक है, चीफ मिनिस्टर के अंडर में जो BII है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये भैया इसको हैंडल करती है। क्लियर। इन निवेश प्रस्तावों की स्वीकृति कहाँ से मिलेगी, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो देखता है, सॉरी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका देख रहा है किसके अंडर में, चीफ मिनिस्टर साहब के अंडर में देखता है। BOI या BII, ये आपका चीफ मिनिस्टर के अंडर देखता है। वन स्टॉप सॉल्यूशन, सीधे वन स्टॉप तो कहाँ मिलेगा, यहीं मिलेगा। चीफ सेक्रेटरी के पास गए तो भैया 2 स्टेप हो गए, तो इसको क्या बोला है, वन स्टॉप सॉल्यूशन। एक आपका सिंगल विंडो क्लियरेंस हो गया, 10 करोड़ से ऊपर के कोई आपके पास जितने भी निवेश प्रस्ताव आएंगे चीफ सेक्रेटरी के साहब के पास जाएंगे, स्टेट एम्पावरमेंट कमेटी को देगा, वो मंत्री परिषद को भेज देगा। अगला आपका सिंगल विंडो क्लियरेंस और OSS, वन स्टॉप सॉल्यूशन। वन स्टॉप सॉल्यूशन कौन देगा, CM साहब देंगे। लोड मत लेना, मैं भी इसमें से पॉइंट देख के आपको बता रहा हूँ। यार ये चीज़ तो दिमाग में आई थी, पढ़ा था, भूल गए थे, कतई लोड नहीं लेनी, 2-3 चीज़ें याद रह जानी चाहिए बस। एक और ज़ोरदार चीज़, श्रम से संबंधित उद्योगों की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन उद्योगों को में काम करने वाले श्रमिकों की तो हमने बात करी नहीं। लो साहब उसके बारे में भी देख लेते हैं, जो याद आ जाए ना वो सारी योजनाएं इसमें दे रखी है। जैसे श्रमिक का बच्चा है, ठीक है, श्रमिक के बच्चे के लिए, निर्माण श्रमिक के बच्चे के लिए दे रखी है। इन बच्चे की पढ़ाई लिखाई हो जाएगी तो इनकी शादी ब्याह के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद अब इसमें बच्चे देखो, इसमें कुछ चीज़ें ध्यान कर लो। पहला, बच्चे यदि आपके IAS की तैयारी कर रहे हैं, RS की तैयारी कर रहे हैं, इस IAS और RS की तैयारी में प्री निकल जाता है तो IAS में तो 1 लाख रुपये मिल जाएंगे, RS में 50,000 रुपये मिल जाएंगे। यदि इनकी पुत्र पुत्री IIT और IIM कर रही है तो भैया इसकी आपकी जो ट्यूशन फ़ी है वो पुनर्भरण हो जाएगी, ठीक है। और विदेश में रोज़गार करने के लिए यदि आप जाते हो तो आपका जो वीज़ा है ये अलग पॉइंट हो जाएगा। जो आपका वीज़ा है उसमें जो 5,000 रुपये का एक दोस्तों शुल्क लगता है, वह शुल्क भी आपका क्या हो जाएगा, पुनर्भरण हो जाएगा। अब बच्चे पढ़ लिख लिए तो शादी तो करनी है भैया। अब शादी आप करोगे, और शादी में भी बड़ा अच्छा काम कर रखा है इन्होंने, वो हम फिर 31 और उसमें देख लेंगे। 31 और 21 की एक योजना हो रही है, शादी को रहने देते हैं, पढ़ाई करवा देते हैं इनको। एक और है भैया कि 10वीं और 12वीं वाला, 10वीं और 12वीं बोर्ड द्वारा घोषित प्रथम 10 स्थान प्राप्त करने पर आपको 1 लाख रुपए मिलते हैं। किसके, श्रमिक है, जो अनुज्ञप्तिधारी जो श्रमिक हैं उनके बच्चों की बात हो रही है। 1 लाख रुपए प्रथम 10 स्थान पे आने पे, ठीक है। तो हमने पढ़ाई लिखाई की बात कर ली, श्रमिकों के लिए वीज़ा मिल जाता है, बाहर जाते हैं नौकरी करने, तो IAS RS के लिए 1 लाख रुपए, 50,000 रुपये। IIT में अगर आपके मतलब हम श्रमिकों, यदि मैं श्रमिकों मेरे बच्चे चल जाएंगे तो ट्यूशन फीस क्या हो जाएगी, रिफंड हो जाएगी। 10वीं 12वीं में प्रथम 10 स्थान आ गए तो या 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, खेल तो खिलाए ही नहीं हमने, बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं। 1 पॉइंट तो आपका हो गया वीज़ा, 2 हो गया बच्चे की पढ़ाई लिखाई, इसी में भैया 3 हो गया आपका 10वीं 12वीं वाला, और चौथा हो गया खेल वाला। अब खेल में 3 कैटेगरी, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य स्तर पर
यदि आपका बालक मतलब निर्माण शरीर का बालक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग ले लेता है तो 2 लाख रुपए, कांस्य जीत जाता है तो 5 लाख रुपए, सिल्वर जीत जाता है तो 8 लाख रुपए और गोल्ड जीत जाता है तो 11 लाख रुपए। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में, किसमें? अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में। ये सब आपने देख रखे हैं, मैंने तो बस इसको क्लब्ड किया है। क्लियर? बहुत बढ़िया। चार और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, वो भी देख लेते हैं रोजगार से संबंधित। राजस्थान में कितने बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं? 1,90,000। मोटा मोटा फिगर याद कर लेना। ये क्या है दोस्तों? पंजीकृत है। ठीक है। और जो बेरोजगार हैं उन्हीं के लिए बेरोजगार भत्ता चालू किया गया था। 3,000 और 3,500 रुपये। आय कितनी होनी चाहिए आपकी? 2 प्रतिमाह अधिकतम 2 वर्ष के लिए देना था ये। क्लियर? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना इसके अंतर्गत दिया था। रोजगार से रिलेटेड एक चीज और देख लो। 1, 2, 3 मॉडल कैरियर सेंटर। ये मॉडल कैरियर सेंटर भैया अपने कहाँ कहाँ बने हैं? बी से बीकानेर, बी से भरतपुर और एक अपना बन गया भैया कोटा। क्लियर? और इनमें कार्य भी प्रारंभ हो चुके हैं। देखो मैं आपको इसको खोल के इसलिए नहीं बता रहा कि ये सब आपने देख रखे होंगे। इसके अंदर की जो मेन हेडिंग है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और अगला है राज कौशल पोर्टल। क्या है भैया राज कौशल पोर्टल? ये जितने भी हमारे जो अभी प्रवासी श्रमिक आए थे इनको रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना था। और इसी पोर्टल पर जो नियोक्ता हैं, जो जनशक्ति हैं, उनको भी साथ साथ हमने एक्सेस दे दिया था कि भैया इन श्रमिकों ने यहाँ पर रजिस्टर्ड किया है, आपको रोजगार की जरूरत हो तो इनको ले लो भैया, रोजगार दे दो। ठीक है। तो हमने 4 चीज़ देख ली रोजगार से संबंधित। कितने पंजीकृत हैं? बेरोजगारी भत्ता हम दे रहे हैं भैया, मॉडल कैरियर सेंटर है, 2 वर्ष तक के लिए देते हैं ये। अब इसमें होने को तो अंदर और भी है कि ट्रांसजेंडर है उनको 35 रुपये मिलेगा, पर इतना ही ध्यान कर लो। मॉडल कैरियर सेंटर 3 बना दिए, बीकानेर, भरतपुर, कोटा में राज कौशल पोर्टल बना दिया प्रवासी श्रमिकों के लिए। ठीक। एक और इम्पोर्टेंट आता है दोस्तों स्किल डेवलपमेंट का। राजस्थान स्किल डेवलपमेंट सेंटर, राजस्थान स्किल लाइवलीहुड डेवलपमेंट सेंटर। अब इसमें भी आपको ध्यान ही होगा स्टेट और सेंटर की स्कीम। स्टेट में दोस्तों हमारे एक तो था एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड STP स्टेट ट्रेनिंग प्रोग्राम, और एक था रेगुलर। ठीक है ना। और ये जो रेगुलर था इसी को हमने दोबारा से पुनः स्थापित करके क्या कर दिया, एक तो सक्षम बना दिया, इसमें एक समर्थ कार्यक्रम बना दिया। ठीक है ना। और तीसरा इसमें कार्यक्रम है मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना। 3 तो कार्यक्रम ये याद रखने हमें। सेंटर का दीनदयाल जी का दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0। तीसरा हो गया आपका संकल्प, और ये जो संकल्प है ये हमारा वर्ल्ड बैंक के माध्यम से चल रहा है। ठीक है ना। ये सब आपने देख ही रखा होगा, बस इसको दिमाग में और छाप लो। स्टेट सेंटर स्किल लाइवलीहुड डेवलपमेंट सेंटर चल रहे हैं, ये एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड है, मतलब कि रोजगार से संबंधित ट्रेनिंग प्रोग्राम दे, ट्रेनिंग दी उसके बाद आपको रोजगार भी देंगे। ये रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम है स्टेट का। क्लियर। अब इसको इन्होंने दोबारा से डिफाइन करके क्या कर दिया, 2 सक्षम और समर्थ के अंतर्गत बांट दिया।
मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, क्लियर, युवाओं को भैया स्किल देंगे, उसके बाद रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। सेंटर की इसी में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, संकल्प आएगा वर्ल्ड बैंक का। अलग से क्वेश्चन यदि आता है तो 5 नंबर का आता है तो हम लिखने के सक्षम है, आप इसको बांट देना आराम से भैया कि राजस्थान में स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम्स कौन कौन से चल रहे हैं, स्टेट और सेंटर, स्टेट के 3 ये बता देना। इसी तरीके से डायग्राम बना देंगे और इन्हीं के आगे एक एक लाइन लिख देंगे, भैया अपनी 50 लाइन पूरी हो जाएंगे, 50 शब्द पूरे हो जाएंगे। क्लियर। अभी जो सक्षम है, समर्थ हैं, इनको जरूर देख लेना में चाहिए। देखो सक्षम में तो मेरे दोस्तों है दोनों ही प्रशिक्षण कार्यक्रम। इसमें सक्षम किसको बना रहे हैं, जो स्थानीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए युवाओं और महिलाओं को प्रशिक्षण के माध्यम से सक्षम बना रहे हैं। ठीक है, वैसे तो आपको रटे ही पड़े होंगे, स्वरोजगार देना है किसके माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से। किसको, मेल और फीमेल दोनों को हम दे रहे हैं। और इसमें समर्थ किसको बना रहे हैं, ये जोरदार है। समर्थ में आपको जो भी पीड़ित ध्यान आ जाए सबके नाम लिख देना। समर्थ में क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, हाँ समर्थ में भी प्रशिक्षण दे रहे हैं। समर्थ में क्या है, इसका उद्देश्य राज्य के जो भी निर्धनतम है, हाशिए पर मौजूद कोई भी समुदाय हैं, वर्ग हैं, भिक्षावर्ती में है, कच्ची बस्ती में है, दलित बस्ती में है, एसटी है, नारी है, बाल गृह में है, कोई कारागृह में बंदी है, उन सबको रोजगार देने के लिए स्वरोजगार का एक प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम आपका कौन सा है, समर्थ बना रहे हैं, इसमें सक्षम बना रहे हैं। क्लियर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। लो इन्हीं को खोल के लिख दोगे तो ही अपने 50 शब्द पूरे हो जाएंगे। और दीनदयाल उपाध्याय अपना हो ही गया साहब, ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0, और तीसरा हो गया हमारा संकल्प वर्ल्ड बैंक का कार्यक्रम हो गया। क्लियर। अब इसमें अगर ध्यान करना चाहो तो देख लेना भैया, संकल्प 60-40 के रेशियो में है और वर्ल्ड बैंक का कार्यक्रम है। ये सारे वो जैम में मैं आपको बता रहा हूँ जो इकोनॉमिक सर्वे में बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि देखो ये जो चीज़ें आप कहीं भी किसी भी बड़े छोटे आंसर में 101% डाल सकते हो। ऐसी एक भी चीज़ नहीं है कि जिसको आप आराम से छोड़ सकते हो, कहीं भी डाल सकते हो, कुछ भी नहीं आए इसमें जो याद आ जाए वो टेप देना। इसीलिए मैंने पहले लिख दिया था भैया ये ओनली फॉर मेंस जो तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंटों के लिए है और स्टूडेंटों के लिए नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। खादी और ग्राम उद्योग। देखो खादी और ग्राम उद्योग में 2 वर्ड याद रखने हैं हमें, एक तो ग्रामीण क्षेत्र और एक स्वरोजगार। क्या, वैसे तो खादी वाले शहरों में भी स्वरोजगार के लिए लोन देते हैं, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में यही दे रखा है, उनकी वेबसाइट पे भी यही दे रखा है, तो हमें ये 2 ही शब्द लिखने हैं। क्या, ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए खादी और ग्राम उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका। तो 2 कौन कौन से वर्ड हो गए भैया, खादी के साथ ग्रामीण और दूसरा स्वरोजगार, ये इसके दोस्तों कीवर्ड हो गए। क्लियर। हाँ, और एक तीसरा कीवर्ड और है, असंगठित क्षेत्र के लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराता है। ठीक है, असंगठित क्षेत्र के कारीगरों को रोजगार प्रदान करता है और उच्च गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के उत्पादन में सहायता करता है, दस्तकारों को प्रशिक्षण प्रदान करता है, स्वदेशी उत्पाद बना के आत्मनिर्भर बनाने की ओर फोकस करता है। क्लियर, ये 3 ही इसके कीवर्ड हैं, ग्रामीण, स्वरोजगार, असंगठित क्षेत्र में रोजगार देकर। गुण प्रोडक्ट तो भैया आपको क्वालिटी वाले बनाने ही पड़ेंगे ना, तो गुणवत्तापूर्ण आपको क्या बनाता है, उत्पाद बनवाता है। क्लियर। बोर्ड के उद्देश्य क्या हैं, बड़े अच्छे उद्देश्य हैं। यहाँ पर डिस्कस कर लूँ क्या। देखो खादी और ग्राम उद्योग के अंतर्गत विकास की योजनाएं बनाना, कोई भी आ जाए, किसी भी बोर्ड के बारे में आ जाए, विकास की योजनाएं लिख देना। दूसरा, ये कार्यक्रम संगठित करके उनको क्रियान्वित करवाता है, रोजगार के अवसर बढ़ाता है, किसके, निम्न आय वर्ग और कारीगरों के। चौथा, प्रशिक्षण देता है कारीगरों को। 5वां, कच्चे माल की व्यवस्था भी करवाता है और तैयार माल की मार्केटिंग भी कराता है। क्लियर। और कारीगर हैं उनमें एक सहकारी भावना विकसित हो जाएगी, भैया सब मिलके हम काम करेंगे तो कैसी भी आर्थिक परिस्थिति आ जाएगी हम सामना कर लेंगे और उससे हमारी कॉस्टिंग भी कम आएगी। तो सहकारी भावना भी क्या करता है, प्रेरित करता है। क्लियर। पहला, खादी तथा ग्राम उद्योग के विकास की योजना बनाता है,
कार्यक्रमों को संगठित करना, उनको क्रियान्वित करना, निम्न आय वर्ग और उनके कारीगरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना या रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, कारीगरों को प्रशिक्षण, कच्चे माल की व्यवस्था करना, तैयार माल का विपणन करना और सहकारी भावनाओं को बढ़ाना। ये 6 इसके पॉइंट हैं। क्लियर? और इसके 3 चीज़ याद रख लेना स्कीम्स में। एक लघु उद्योग की इनकी स्कीम चल रही है, कौन सी? लघु खादी परियोजना चल रही है। एक इनकी चल रही है भंडारों का नवीनीकरण करने की। एक चल रही है खादी विकास फंड बनाया है 3 करोड़ रुपए का। एक इन्होंने दोस्तों रिवॉल्विंग फंड बनाया है। एक अभिनव योजना चल रही है इनकी। अभिनव योजना में लिख देना आप, जो अपने OTS है अपना, जिसमें आप ट्रेनिंग करने जाओगे जब RS बन जाओगे, तो उस OTS में ही इन्होंने एक अभी कॉन्फ्रेंस आयोजित किया था CII के साथ, और उसमें कितने देशों के लोग आए थे? 16 देशों के प्रतिभागी आए थे और 200 खादी विशेषज्ञ आए थे। देश भी छोटे मोटे नहीं थे, इंग्लैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, उगांडा, ये थे। ठीक है, CII और MSME के तत्वाधान में यह अभिनव प्रयोग किया गया था। और साथ ही साथ खादी वालों ने भी एक बड़ा अच्छा काम किया है, जल जीवन मिशन। हाँ, जल जीवन मिशन यदि है तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत ये पाइप लगाने वाले, फिटिंग करने वाले, इनको भी भैया क्या दे रहे हैं? प्रशिक्षण दे रहे हैं। क्लियर? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आपने खादी की देख ली, OTS में हो रही है। SDM बन जाओगे तो आपको वहीं पर ऐसी कोई ना कोई एग्जीबिशन देखने को मिलेगी। स्कीम से एक बार पुनः दोबारा आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। लघु खादी परियोजना, ठीक है, इसी बजट में 50 लाख रुपए इसके लिए दिए। क्लियर? बाकी अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। एक भंडार नवीनीकरण कर रहे हैं, भंडार नवीनीकरण के लिए 50 लाख रुपए दिए। भंडार नवीनीकरण से तात्पर्य है कि खादी भंडारों में पहले आप जाते थे तो स्टोर में सीलन आती रहती थी, माल अस्त व्यस्त पड़ा रहता था। वर्तमान में जो विपणन की पद्धतियाँ उसके अनुसार नहीं था। अब इसको क्या कर दिया? बड़ा अच्छा रिनोवेट कर दिया, अच्छे से शेल्फ बना दी, चेंजिंग रूम्स बना दिए, डिस्प्ले अच्छा कर दिया। तो ये भंडार का नवीनीकरण करने की कोशिश करिए और इससे उनको बहुत लाभ भी मिला है। लाभ कितना मिला भैया? लाभ इनको मिला है, इनकी जो सेल्स है वो 35% बढ़ गई। ठीक है, रिवॉल्विंग फंड है 3 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया है, और खादी का एक विकास फंड बना दिया है। विकास फंड का मतलब ये हो गया कि भैया आधुनिक मशीनरी चाहिए, कि प्रोसेसिंग यूनिट बनानी है। संस्थाओं को कहीं तरल पूंजी का अभाव हो गया है तो उनको तरल पूंजी का अभाव नहीं आने देंगे, छोटी मोटी सहायता कर देंगे। क्लियर? ये आपका हो गया खादी। और खादी के भैया ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं 3 जगह, ग्रामीण और शहरी युवाओं के लिए। एक तो बड़ी अच्छी जगह चलता है, कहाँ पर? माउंट आबू में। एक अपने पुष्कर में चलता है, एक राजस्थान में, और सॉरी जयपुर में अपने सांगानेर में चलता है। 2 जगह तो बहुत अच्छी हैं। हमारे एक मित्र हैं राजावत जी सीकर के, उन्होंने अजमेर पुष्कर में ट्रेनिंग ली थी खादी एवं ग्राम उद्योग इसी बोर्ड के अंतर्गत। और उन्होंने टेंट का, ये जो टेंट वगैरह होते हैं, कैटरिंग वगैरह में जो सामान जाते हैं, इनकी इन्होंने ट्रेनिंग ली थी और बढ़िया दुकान खोली इनने सीकर में, अच्छी चलती है। क्लियर? ये हो गया सब आपका खादी। इतना ही ध्यान करना है खादी और ग्राम उद्योग। ये भी बढ़िया है भैया, इसको भी देख लो। छोटी छोटी चीज़ें बड़ी अच्छी आ जाती हैं भैया। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि हमारे राजस्थान में जो इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हो आप लोग, उसके सोर्सेज तो बता दो। तो सोर्सेज हैं, मैं सीधे आपको पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर लूँ, आधे ज़्यादा तो आपको ध्यान में आ जाएंगे। देखो हमारे यहाँ पे सबसे अच्छा मानव श्रम है, कॉलेजेस वगैरह हमारे खूब हैं तो यहाँ से बच्चे खूब निकलते हैं, मानव श्रम। और दूसरी हमें क्या चीज़ चाहिए? आपको यहाँ पे ऊर्जा मिल जाएगी। तीसरी, हमारे यहाँ पर जो राजनीतिक है, राजनीति के रूप से जो सरकारें हैं, उनमें दोस्तों स्थायित्व है। उनमें दोस्तों क्या है? स्थायित्व है। और पॉइंट आ गया आपके, और हमारी जो राजस्थान की भौगोलिक अवस्थिति वो बड़ी ज़ोरदार है। NCR के पास में है, मुंबई से दिल्ली के पास जाओगे तो भी भैया बीच में हमारा राजस्थान बनेगा। DMIC और DFC डेडिकेटेड फ्लोट कॉरिडोर बन ही रहा है। और देखो हमारा जो आधारभूत ढांचा है ना, रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मेरे दोस्तों, बढ़िया है, वो शानदार है। राजस्थान में किसी भी स्टेट में आप चल जाओगे ना तो आपको इतनी अच्छी रोडें देखने को नहीं मिलेंगी। भला हो योगी जी का, आज जीत भी गए। ये योगी जी जब से यूपी में आए हैं तब से ही रोड अच्छी हुई हैं। हम सोरू जी जाया करते थे गंगा जी में स्नान करने,
तो जैसे ही यूपी आता था वास्तव में अंधेरा रहता था रात में गुप, और रोडों की स्थिति तो भैया बे इंतहा पूछो मत, खराब, सारा पेट का पानी हिल जाया करता था। और अब हम यूपी में, मैं जाके आया था, वृंदावन जाओ आप, मथुरा जाओ, चमका दिया। कम से कम 15 साल दो इनको यूपी में। हाँ, प्राकृतिक संसाधन और स्वास्थ्य सेवाएं भी हमारे यहाँ पर बढ़िया हैं। भौगोलिक अवस्थिति बताई दी आपको। आधारभूत औद्योगिक ढांचा, अब इसमें क्या बता दोगे? औद्योगिक ढांचे में आप सेज बता सकते हो, जेट्रो क्वाट्रो बता सकते हो, ठीक है, ईपीआईपी बता सकते हो। क्लियर? ये नाम भी लिख देंगे तो बहुत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्वास्थ्य सेवाएं बढ़िया है हमारी, ये 5वां नंबर हो गया। छठे पे आपकी स्वास्थ्य सेवाएं आ गई। प्राकृतिक संसाधन भी हमारे यहाँ पर पूरे मिल जाते हैं। 7वां प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। ये क्या है? आपके स्रोत हैं, जिसके कारण से आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ पर जो उद्योग है या औद्योगिक गतिशीलता है, इसमें ग्रोथ होने के कौन कौन से कारण हैं। क्लियर? मानव श्रम बढ़िया रूप में उपलब्ध है, ऊर्जा हमारे यहाँ पर खूब आती है भैया, बिजली खूब आती है, राजनीतिक रूप से स्थायित्व है, भौगोलिक अवस्थिति है वो, आधारभूत औद्योगिक ढांचा हमारा बढ़िया है, स्वास्थ्य सेवाएं हमारे यहाँ पे बढ़िया है, और प्राकृतिक संसाधन भी हमारे यहाँ पर प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। क्लियर? मेंस वालों के लिए ही है, तो भावनाएं समझ जाना इन पॉइंटों के पीछे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों। खाना खा रहे हो देख लिए, फ्रेश हो रहे हो देख लिए, खाना खाने जा रहे हो देख लिए, सुन लिए, फटाफट सुन लिए, बहुत लाभ दे जाएंगे दोस्तों। एक इम्पॉर्टेंट और टॉपिक आता है इसमें हमारे, ये उद्योग में बेसिकली सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है, उसमें पर्यटन और आता है, ठीक है। तो पर्यटन के बारे में भी कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। राजस्थान में यदि हम पर्यटन की बात करें तो ये जितने भी हम देखते हैं आरटीडीसी के होटल्स बने हुए हैं, आरटीडीसी के कैफेटेरियाज बने हुए हैं, इनकी शुरुआत हुई थी 1965 में। ये सब आपको रटे हुए हैं, बस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। 65 में राजस्थान राज्य होटल निगम बना था, 65 के बाद 79 में, ये आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएंगे, 79 में आरटीडीसी बना था। स्वर्ण सिंह समिति ने बोला था भैया कि टूरिज्म सेक्टर में आधारभूत सुविधाओं को डेवलप करने के लिए एक कॉरपोरेशन बनाओ। ये जो तुम्हारा है राज्य होटल निगम, ये तो केवल आपको आवासों की आवास सुविधाएं ही देता है। क्या दोस्तों? आवास की सुविधाएं ही देता है। तो आरटीडीसी बनाओ, एक कॉरपोरेशन बनाओ प्रॉपर। ये आपको किसने बोला? ये आपको स्वर्ण सिंह समिति में बोला। उसके 10 साल बाद फिर इनकी नींद जागी और 89 में इसको बोला साहब उद्योग का दर्जा दो। ये आपके थे मोहम्मद यूनुस, इनकी कमेटी से इसको उद्योग का दर्जा किया गया। फिर 2 साल बाद फिर इनकी नींद और जागी, इन्होंने पेंगेज योजना चालू करी। 1 साल बाद फिर इनकी आँख खुली और हेरिटेज होटल की इन्होंने स्थापना करी। अब देखो ये क्या है, ये अकर्मण्यता है इनकी। वैसे टाइम नहीं है, समरी का है, लेकिन फिर भी 1 मिनट ले लेता हूँ, मोनोटोनस हो जाते ही नहीं तो क्लास। जब इन्होंने उद्योग का दर्जा दिया तो इनका क्या दिमाग क्या कहीं और कहीं चरने चले गया था क्या? तब दिमाग में नहीं आया उद्योग का दर्जा दे रहे हैं तो साथ साथ पेइंग गेस्ट और हेरिटेज होटल बना दें। 1-1, 1.5-1.5, 2-2 साल में बैठे हैं ये दोबारा से। इतनी निकम्माई करी है भैया राजस्थान की सरकार ने, पूछो मत। जूत देने चाहिए मेरे हिसाब से तो। चलो हाँ ठीक है। और उसके बाद फिर भैया 1996 में रिटमैन बनाया। रिटमैन क्या है? ये राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म है ना, ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, ठीक है। ये रिटमैन अपना है, इंस्टीट्यूट है मैनेजमेंट का, और ये 96 में बनाया था। ये आपके जो गाइड हैं इनको यहाँ पर ट्रेनिंग मिलती है, और पर्यटन से संबंधित जितने भी आपके मैनेजमेंट है वो भी आपको रिटमैन के अंतर्गत ही ट्रेनिंग प्राप्त होती है। अगला, सेंटर की भी हमारे यहाँ पे कोई स्कीम्स के अंतर्गत काम चल रहा है। टूरिज्म में हृदय, प्रसाद, स्वदेश। हृदय हमारे हेरिटेज साइट है, उनके ऊपर चल रहा है। प्रसाद मतलब मंदिर में प्रसाद मिलता है तो वो अध्यात्म से रिलेटेड हो गया। स्वदेश कार्यक्रम, स्वदेश कार्यक्रम भी हमारी जो लोकल स्थल हैं
प्राचीन और लोकल स्थल हैं वो सारे स्वदेश के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? हाँ, दो चीज़ें और इसमें जोड़ लेना भैया। एक तो आपकी नई टूरिज्म पॉलिसी जो आई है, नई पर्यटन नीति, मुझे 2015 याद है, उसके बाद भी कोई आई है तो आप देख लेना। एक था CETT, मतलब सिंगापुर के साथ में हमने कोलैबोरेशन किया था। क्लियर है ना? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ट्रेनिंग टूरिज्म, ये हमारे यहाँ पे उदयपुर में हमने सिंगापुर की सहायता से स्थापित किया है। ठीक, अब देखो बात जो आपके साथ डिस्कस करनी है, समस्याएं मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे बड़ी समस्या दोस्तों क्या आती है रटने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। पहली तो आती है भैया, जैसे ही हम कहीं पर्यटन करने जाते हैं तो पर्टिकुलर हमें कहीं आवास अच्छा मिल जाए, कहीं होटल अच्छा मिल जाए, कहीं मोटल अच्छा मिल जाए। तो आवासों की कमी है, और आवास हैं तो बड़े ही महंगे और अनहाइजीनिक हैं, तो वो समस्या ठीक होनी चाहिए। क्लियर? दूसरा, अब आमेर किले में जाते हैं तो जहाँ हमें 1 घंटे में देख सकते हैं या 1 घंटे में हम डेस्टिनेशन में पहुँच सकते हैं, तो ट्रैफिक इतना ख़राब होता है, इतना अपड़ जपड़ होता है कि भैया हमें 1 घंटे से 3-3 4-4 घंटे लग जाते हैं, मतलब यातायात की व्यवस्था ठीक नहीं होना। तीसरा, हमारे यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन है, उड्डयन की बात कर लो, संचार की बात कर लो, उसको भी हमें ठीक करना पड़ेगा। ये भी एक हमारे साथ समस्या यहाँ पर आती है संचार में और उड्डयन में। दोस्तों ऐसी समस्या आती है कि यहाँ पर तो आपके पास एयरपोर्ट है, कोटा में इतनी शानदार शानदार जगह है जहाँ पे राजस्थान चाहे, तो मैं कह रहा हूँ राजस्थान में इतनी कुव्वत है कि केवल टूरिज्म बेस में ये अपनी इंडस्ट्री को इतना डेवलप कर ले कि भैया बैठा बैठा खा ले। लेकिन कह रहा हूँ ना, इनके तो रॉकेट लगे हुए हैं। ठीक। तीसरी समस्या क्या है? उड्डयन सेवाएं और यहाँ पे जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो बड़ा पूरा है। अब भैया कोई आबानेरी देखने चले गया तो वहाँ उनको ना तो कोई सुविधाएं हैं, ठीक है, ना वहाँ कोई संचार है। जाओ तो अपनी गाड़ी से जाओ, मैं घूमने जाना चाहता हूँ तो मैं जा नहीं सकता, या तो मेरी खुद का साधन लेके जाऊँ। ये बहुत बड़ी समस्या है, उनको उस तरीके डेवलप नहीं किया। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर बड़े अच्छे प्रशिक्षित पेशेवर गाइड नहीं है, और ना ही बहुभाषी हैं, बड़े लिमिटेड हैं, और उनकी भी मोनोपोलो चलती है। और आप जब भी जाएंगे तो बच्चे पकड़ लेते हैं, आदमी पकड़ लेते हैं, लो 5 रुपये दे दो, 10 रुपये दे दो। अंग्रेज देख के आजकल अंग्रेजी में और मांग लेते हैं, तो लपका की एक समस्या बड़ी भयंकर है। पैकेज टूर्स और ट्रैवल की इतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है, इतने संचालन नहीं है। पैकेज एंड टूर्स एंड ट्रेवल्स जो भी दे रहे हैं वो भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, राजस्थान में डेवलपमेंट इतना नहीं है। ठीक है, तो हमने 6 समस्याएं देखी। पहली समस्या हमने देखी आवासों की कमी, यातायात, तीसरी उड्डयन सेवाएं और संचार, प्रशिक्षित पेशेवर, गाइड्स और बहुभाषीय। हाँ, और एक भैया जो हमारे पर्यटन स्थल है उनकी देखरेख भी ढंग से नहीं हो पाती। हवा महल में जब देखो जो ऊपर का कंगोरा टूट जाता है, हर 1 साल में एक बार टूट जाता है, फिर पता नहीं लगाते हैं, फिर टूट जाता है। एक बार ढंग से लगा लो भैया। लपकागिरी, भिक्षावर्ती, जेब कटाई, ये सब गतिविधियाँ हमें देखने को मिलती है। छठा, पैकेज टूर्स और ट्रैवल्स की व्यवस्थाओं का संचालन यहाँ पर इतना बढ़िया नहीं होता। क्लियर? ये भैया समस्याएं हैं। और तो भैया अपने मन से भी आप बाकी कई चीज़ ले सकते हो, जैसे कि अब जैसे मेरे मित्र आए थे लंदन से। हाँ, तो वो आए और उनको बोला कि भैया हमें घुमाने ले चलो। तो मैं था नहीं था, छोटा भाई था, वो घुमाने लेके गया। ये 5-7 साल पुरानी बात है। तो तीनों चारों को WTP वगैरह ले गया। बोलो बाबा हमें ये नहीं देखना भाई, तो हमें कोई गली कूचे मिले, चलिए तो हमारे वहीं बहुत है, हम धाप गए इनसे। तो फिर वो अपने यहाँ पर जो हेरिटेज है, यहाँ की जो अपनी पुरानी 4 दीवारी वगैरह है, वहाँ दिखाने लेके गया था। तो आमेर वगैरह भी गए थे। तो उन्हें एक बहुत बड़ी समस्या आई। उनमें से एक जो बहन जी थी साथ में आई थी, उसको कोई यूरिनरी प्रॉब्लम्स थी, और बड़ी इनको बड़ी समस्या थी कि ये जो आपके यहाँ जो टॉयलेट्स होते हैं वो अपने यहाँ पर देखे हमने कितने हाइजीनिक होते हैं, वो भाई वहाँ पे जावे नहीं, ना तो छोरा जावे ना वो छोरी जावे। 5-7 जने थे वो। तो 3 जो हमारे मित्र थे वो यहीं रुके थे, बाकी होटल में रुके थे। अब भाई वो जाएँ तो जाएँ कहाँ? अब बार बार जब कोई दिक्कत आए तो कोई होटल में जाना पड़ता था उनको। मतलब कहने का तात्पर्य कि जो बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं वो उनको उपलब्ध नहीं हो रही थी, जबकि इतना बड़ा टूरिज्म यहाँ पे सेंटर है। ठीक है, 4.5 करोड़ लोग आए थे पिछले से पिछले वर्ष,
और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट डेटा ध्यान रखना, 1,55,00,000 टूरिस्ट आए हैं अपने लास्ट ईयर में, ठीक है, जिसमें से 1,51 अपने देसी हैं और बाकी के 4 लाख विदेशी हैं। कोरोना के कारण में संख्या बढ़ नहीं पाई, इससे पहले 4.5 करोड़ थे, ठीक। और अब पीने का पानी की बड़ी समस्या है, सैनिटाइजेशन हो गया, पीने के पानी हो गया, और गर्मी बहुत पड़ती है तो छायादार कहीं पर आपको शेडिंग होनी चाहिए, वो नहीं है। तो ये और भी आपके जैसे जितनी समस्याएं लिख सकते हो। क्लियर? सुझाव देने हैं तो इन्हीं के सुझाव दे दें आप। जो जो आपको कमियां बताइए इनको आप सुझाव के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। राजस्थान में यदि पर्यटन की बात कर दें तो डेटा यहीं से स्टार्ट करना, 1,55, 1,51 और 4 लाख, 4.46 हैं ये स्वदेशी में, ध्यान कर लेना ना, 4.46 ही होना चाहिए ये, ठीक। अच्छा, अब राजस्थान में पर्यटन की यदि मैं बात करूं तो एक तो ये डेटा डाल ही देना है, आरटीडीसी के बारे में डाल देना है हमें, और स्टार्टिंग में हमें ये बता देना है राजस्थान के बारे में एक लाइन लिख देंगे, भैया रंग रंगीलो है, समृद्ध है, ठीक है, वृद्ध संस्कृति है। फिर हमारे यहाँ पर जो पर्यटन के लिए हमारे सर्किट्स बने हैं उन सर्किट को हम लिख देंगे, जैसे डेजर्ट सर्किट हो गया, कृष्णा सर्किट हो गया, बालाजी का हमारा सर्किट हो गया, पैनोरमा हो गया, हमारा हेरिटेज हो गया, और साहसिक जो खेलों के संबंधित हमने सर्किट बनाया है वो लिख देंगे। ये 5-7 सर्किट भी लिख देंगे, उन पर 2-2 लाइन भी लिख देंगे तो हमारी 70 लाइन हो गई। बड़ा क्वेश्चन भी आ जाएगा तो भी हमारा काम हो जाएगा। आध्यात्मिक पर्यटन हो गया, पैनोरमा आप लिखित हो गए, नाइट टूरिज्म वगैरह आप लिखित हो गए, ठीक। सेवा क्षेत्र का ही एक और हमारे यहाँ पर राजस्थान में इस समय उद्योग में संचार करके, तो संचार के भी कुछ टॉपिक्स हैं, उनको आप ज़रूर देख लेना। क्लियर? नेक्स्ट इसमें हम लें जो मैं देखो इम्पोर्टेंट आपसे ब्रॉडली चीज़ शेयर कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट ये मान के चलो कि जो 3 टॉपिक हैं, जैसे औद्योगिक विकास और संस्था का ढांचा, औद्योगिक वृद्धि और नव प्रवृत्तियाँ, खाद्य और ग्राम उद्योग, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों। इसमें तो पक्का एक बड़ा या छोटा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और हर तीनों में से एक एक आएगा। बड़े की भी आने की उम्मीद है, तो जो मुझे लगता था मोटा मोटा एक ओवरव्यू मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अवसंरचना विकास, विद्युत और परिवहन, ये बिल्कुल अभी देख लेते हैं। निजी विनियोग और सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजना, इकोनॉमिक सर्वे का भैया वो तुम्हें देखना ही देखना पड़ेगा, उसमें मैं आपके साथ क्या डिस्कस करूँ, यूँ क्यों दे रखे 2 पेज उनको पढ़ लेने हैं अपन को। प्रमुख परियोजनाएं राजस्थान की जितनी भी हमारी फ्लैगशिप स्कीम्स है वो इसके अंतर्गत आ जाएगी। हाँ, राज्य बजट और राजकोषीय प्रबंधन, ये इम्पॉर्टेंट है, ये दिक्कत क्रिएट करता है, तो ये मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर लूँगा। राजस्थान की आर्थिक कल्याण योजनाएं हो गई, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण से संबंधित योजनाएं हो गई, ये देख लेना भैया। गरीबी, बेरोजगारी, सतत विकास लगी, एक एक पन्ने के इकोनॉमिक सर्वे के टॉपिक्स हैं, ये आपने ज़रूर देख लिए होंगे। ये जो मुझे 4-5 टॉपिक लगे थे ना, जो ऐसे हैं कि एक बार बैठ के डिस्कस हो गए ना तो संकट खत्म हो गया, लिख के तो कुछ ही आ ही जाएंगे, तो वही चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस करी है। अब हम अवसंरचना विकास देख लेते हैं, विद्युत और परिवहन, निजी विनियोग, सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजना, दृष्टिकोण और संभावनाएं, ये इकोनॉमिक सर्वे में से देख लेना भैया। राज्य बजट और राजकोषीय प्रबंधन, ये मैं आपके साथ डिस्कस और कर लूँगा। क्लियर? तो ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको और देख लेते हैं। नेक्स्ट अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें अवसंरचना विकास, विद्युत और परिवहन। तो विद्युत को देख लेते हैं एक बार, एक बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो इसमें विद्युत देखेंगे और परिवहन देखेंगे। देखो हमें क्या, इसके कुछ बेसिक डेटाज हैं वो हमें मालूम होने चाहिए, उससे हम खेल जाएंगे पूरे गेम को। विद्युत की यदि हम बात करें तो हमें मालूम है 21,836 मेगावाट भैया हमारा जनरेशन है, पवन 3734 और सौर 2183। पहला पॉइंट तो हमें ये मालूम होना चाहिए। दूसरा, पिछले वर्ष से इस वर्ष 660 मेगावाट हमारी अधिक विद्युत का उत्पादन रहा है। दूसरा, अब हमारे यहाँ पर जो प्रोमिनेंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रही है जिस प्रोजेक्ट्स में, उनके नाम लिख देने हैं। जैसे हमारे अगर राजस्थान की मैं बात करूँ तो कोटा, सूरतगढ़, धौलपुर और माही ये प्रोमिनेंट है। कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र और पवन और बायोमास, इनका भी योगदान है। फिर आ जाओ आप सेंटर पे, केंद्र में, जल विद्युत, गैस और तापी। जल विद्युत में सलाल, दुलहस्ती, चमेरी, उरी, टनकपुर लिख दीजिएगा। गैस की यदि बात करूँ तो अंता, दादरी और ये 3 बहुत हैं।
ठीक है। तापीय में एक ऊंचाहार लिख देना। ये सारा बेसिकली वह डेटा है जो इकोनॉमिक सर्वे में इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए दे रखे हैं। क्लियर। फिर एक हमारा सेंटर का जाता है राजस्थान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र, बड़ा अच्छा सा इसका डेटा है, देखो 4, 5, 6, 7, 456.74 मेगावाट। क्लियर। अब इस सेंटर की बात हो गई और इंटर स्टेट की भी देख लेते हैं। ये हमने एक स्टेट का डेटा देख लिया था। अंतर राज्य में भांकड़ा, व्यास, चंबल, और ये एक इंपॉर्टेंट लिख देनी है सतपुड़ा। क्लियर। नर्मदा वगैरह लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें एक चीज का आप ध्यान रखना, इसमें डेटा वेटा में मत घुस जाना, ठीक है। ज्योग्राफी में जरूर हमारे इसका जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसमें डेटा दे रखा है, पर आपको ये जो ब्रॉड फ्रेमवर्क है ना ये भी याद रहेगा तो काम हो जाएगा। लेकिन इतना ध्यान रखना बस व्यास से हमें सबसे ज़्यादा बिजली मिलती है इंटर स्टेट में। क्लियर। अब नेक्स्ट इसमें चलते हैं जो इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है विद्युत जनरेशन का। एक तो जनरेशन हो गया, एक प्रसारण हो गया, और प्रसारण होने के बाद राजस्थान की क्या स्थिति है, कितने लोगों के पास विद्युत कनेक्शन है, कितने के पास नहीं है, गांव ढानियों की क्या स्थिति है, ये एक बेसिक फ्रेमवर्क हमें मालूम होना चाहिए जो अभी देख लेते हैं। बेसिकली हम इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है, विद्युत का इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसलिए अंदर जाने की आवश्यकता आपको नहीं है। ये पूछ रहे हैं कि भैया ये दो जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं इकोनॉमी के, विद्युत और परिवहन, क्लियर, ये दो यदि आपके मजबूत हैं तो आपको डेवलप्ड स्टेट होने में कोई नहीं रोक सकता। तो इन्हीं के बारे में आपसे पूछ रहा है, आपसे ज़्यादा ज्ञान नहीं मांग रहा है, बस आपसे यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर इनसे रिलेटेड आपके स्टेट में कैसी है ये जानने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अगर मैं विद्युत की बात करूं, एक तो आता है आपका उत्पादन तंत्र, एक आता है मेरे दोस्तों प्रसारण, है ना। हाँ, उत्पादन हो गया, प्रसारण हो गया, और फिर आ जाता है हमारा दोस्तों वितरण। ये तीन ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ये तीन ही इंपॉर्टेंट है। इन तीन में सारा खेल खेल लेंगे। उत्पादन तंत्र की जो मैं आपसे बात करूं तो एक डेटा आपको ध्यान होना ही चाहिए कि भाई जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1950-51 में, तो मात्र 8 मेगावाट की हमारे यहाँ पे बिजली का उत्पादन होता था, और वर्तमान में कितनी होती है, 21,836 मेगावाट होती है। क्लियर। अब इसमें मैं आपके साथ एक डेटा और शेयर कर लेता हूँ। देखो ज़्यादा डेटा के चक्कर में मत पड़ना, उस भगवान पे भरोसा रखना। आप सोचो कि उसकी ताकत से पार करके आप एसडीएम अधिकारी बन जाओगे तो बड़ी दिक्कत है। क्लियर। तो जितना याद हो जाए उतना याद कर लो। मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ जो हमें मालूम होना चाहिए। क्लियर। अब बेसिकली जो हमारा जो जनरेशन हो रहा है इसमें तीन पार्ट करके जो हम देख लेते हैं, एक स्टेट का, एक सेंटर का, और एक है बेसिकली जो हमारे अनकन्वेंशनल है, जैसे आईआरईसी है, आरएसएमएमएल है, ठीक है, कोई प्राइवेट सेक्टर जो पवन, बायोमास, सौर ऊर्जा इत्यादि वगैरह के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके बारे में, ठीक है, वो कितना कितना जनरेशन कर रहे हैं ये देख लेते हैं। ये हमें मोटा मोटा ध्यान करना है बस, ठीक है। ठीक, एग्जैक्ट फिगर याद करने की कतई ज़रूरत नहीं है। पहला पकड़ो साहब 9500 मेगावाट, और दूसरा पकड़ो आप 8700 मेगावाट, और ये पकड़ो आप 3200 मेगावाट। क्लियर। अब ये जो 95, 87, 32 है, तुम्हारे जैसे जो लिख देना इसका कि 15, 20, 25, 30 कुछ भी लिख देना चाहे। 95, 15, 97, 80, 87, 90 और 32, 88 है वैसे। क्लियर। अब एक बार देखो जो हमारा इसमें कंट्रीब्यूशन हमें मिल रहा है मेगावाट, ये तो मिल रहा है आपका सेंटर से 8700, एग्जैक्ट फिगर लिख देता हूँ मैं अभी आपके लिए, प्लस 90, 8790 मेगावाट आपका स्टेट का है। क्लियर। इसमें भी अगर बाइफिकेशन देखो आप
तो तापीय, जल विद्युत और गैस। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको बस नाम ध्यान में आ जाएं। सबसे ज़्यादा तापीय 7170, 1017 और 603 मेगावाट। बावड़े हो जाओगे, ज़्यादा ध्यान करने की जरूरत नहीं है इतने डेटा में। बस ये देख लेना जो 9500 है, 9500 में प्लस 15 कर दो आप, 9515। ठीक है, ये आपके मैंने आपको क्या क्या बोला था, एक तो IREC, RSMML, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर, सौर, पवन, बायोमास, ठीक है, इनसे जो ऊर्जा आपकी जनरेशन हो रही है वो ये हो रही है। क्लियर? तो हमने क्या देखा, ठंडे दिमाग से एक बार देख लो कि भैया उत्पादन तंत्र की बात कर रहे हैं हम, कि हमारे यहाँ पे ऊर्जा का कितना उत्पादन हो रहा है। तंत्र हटा देना, कितना ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। तो हम बताएंगे भैया देखो, पहले उत्पादन बताते हैं कितना हो रहा है, कि आज़ाद हुए थे तब तो भैया 8 मेगावाट ही हमारे यहाँ पे उत्पादन होता था। वर्तमान में 21,836 मेगावाट हमारे यहाँ पे उत्पादन हो रहा है। क्लियर? और इसका 3 बाइफ्रिकेशन हम कर देते हैं, 9500, 8700 और 3200। सेंटर से हमें कम मिल रहा है। तापीय हमारी 9500 ज़्यादा है, 9515, जिसमें IREC, RSMML, सौर, पवन, बायोगैस, बायोमास, उनके माध्यम से जो हमें मिल रहा है वो सर्वाधिक मिल रहा है। यदि मैं बात करूँ स्टेट की, तो स्टेट में सबसे ज़्यादा हमारे किसका शेयर है, तापीय का शेयर है। क्लियर? उसके बाद जल विद्युत, उसके बाद गैस। ठीक, अब हमने देख रहे हैं ऊर्जा उत्पादन में। ये तो आ गया साहब आपका मेगावाट, जो जितनी कैपेसिटी जनरेट हो रही है। अब हम देख लेते हैं भैया विद्युत को, जो आपके घरों में यूनिट आती है, कितने यूनिट हमारे यहाँ पे जनरेट हो रही है। क्लियर? देखो दोस्तों, ये हो रही है 8000, ठीक है ना, 8000 याद कर लो तो ठीक है, वही बेस्ट है। और इसके आगे करोड़ लगा देना, 8069 करोड़ यूनिट। और ये जो है इंक्रीज जो हमने को मिली है, 45% का इंक्रीज देखने को मिला है। किससे मिला है भैया ये 45% का इंक्रीज देखने में? ये दोस्तों जो 12-13 से लेके 19-20 के बीच में जो ग्रोथ हुई है अपनी, वह ग्रोथ कितनी हुई है, 45.88% की हुई है। क्लियर? इसमें एक और बड़ा अच्छा डेटा मुझे लगता है कि जो शुद्ध ऊर्जा का उपभोग में आपकी कैपेसिटी बढ़ी है। शुद्ध ऊर्जा के उपभोग से मेरा तात्पर्य ये है दोस्तों, जैसे कि मेरी कंपनी 100 मेगावाट तो क्या कर रही है, या 100 यूनिट बना रही है, ठीक है, लेकिन इसमें यूज़ कितनी आ रही है, 50 यूनिट ही आ रही है। तो शुद्ध यदि मैं उपभोग की बात करूं ऊर्जा की, तो उसमें जो ग्रोथ हुई है वो 49% हुई है। आप इसको पूरा 50 भी कर सकते हैं, मतलब कि 12-13 से लेके 19-20, मतलब कितने साल हो गए, और मैं 6 साल, 6 साल में जो हमारे शुद्ध ऊर्जा का उपभोग है वो कितना बढ़ गया है, लगभग 50% बढ़ गया है। मतलब कि यदि 6 साल पहले हमारे 10,000 मेगावाट कंजम्पशन होता था, तो अब कितना हो गया है, 15,000 हो गया है। देखो, किसी भी स्टेट की ग्रोथ है ना, वो बताने के लिए बहुत बड़े फैक्टर होते हैं ये, कि आपके यहाँ पे ऊर्जा कितनी काम में आ रही है। ठीक, ये इसका इंपॉर्टेंट डेटा हो गया उत्पादन का। क्योंकि बड़ा क्वेश्चन यदि आ जाता है ना अवसरचना पे, विद्युत और परिवहन पे, तो इसका 10% भी याद रह गया तो काम हो गया। और हमें इसका 3 बाइफिकेशन यदि याद रह गया तो बहुत अच्छी बात है। उसमें हम थोड़ा थोड़ा भी लिख के आएंगे तो इफेक्टिवली हमारा आंसर प्रिपेयर हो जाएगा। ये जो था ना डेटा मेरे दोस्तों, ये वाला, ठीक है, उत्पादन वाला। उत्पादन के बाद हमने भैया कितना आगे बेसिकली भेज दिया, मतलब कि बिजली की तारों में डाल के भैया आगे घरों में भेज दिया, प्रसारण कर दिया, तो वो ये वाला डेटा है। क्लियर? ये प्रसारण में आप लिख देना। और उत्पादन आपको कहाँ तक लिखना है, यहाँ तक लिखना है। ये भावनाओं में बहते हुए मैंने इसी में आपको जोड़ दिया था, तो प्रसारण में आपको इतना लिख देना है। अब हम बात कर लेते हैं वितरण की।
वितरण में डेटा हमारा क्या कह रहा है भैया। अब वितरण प्रणाली ये बड़ी शानदार है। देखो वितरण प्रणाली में हम देखेंगे, एक तो उपभोक्ता के बारे में देखेंगे, दूसरा पॉइंट आता है ग्रामीण। ग्रामीण क्षेत्र में भैया कितना विद्युतीकरण हमने किया है। उपभोक्ता की यदि मैं बात करूं तो भैया कितने उपभोक्ता हैं, 171.80 लाख। ये हमारे क्या दिसंबर की मैं आपको डेटा दे रहा हूँ, मतलब कि 1,71,00,000 हमारे यहाँ पर उपभोक्ता हैं किसके, बिजली के। क्लियर। और ये जो ग्रोथ हुई है 2.92% की हमारी ग्रोथ रही है उपभोक्ताओं में। यदि मैं ग्रामीण विद्युतीकरण की बात देखूं तो भैया जो हमारे 43,199 गांव हैं, 43,199 गांव हैं और 1.14 लाख ढाणियाँ, इनका दोस्तों विद्युतीकरण हो गया है, इनका विद्युतीकरण हो गया है। ठीक है, वितरण की बात आपने देखी। अब इसमें एक तीसरा पॉइंट और देख लेना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। देखो मैं जमा की इसलिए भी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी है भी नहीं। दूसरा इसलिए भी लिख रहा हूँ कि भैया रफली आपको चीज़ ध्यान में आ जाए। 9 दिन बाद तो हमें परीक्षा देनी है, ये तो आपको केवल रिवाइंड हो जाए, ठीक है ना। बड़ा क्विक अपना वो चल रहा है, लेकिन इसमें अपन को छोड़ नहीं रहे हैं, इसमें भी आप निश्चिंत रहना। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय में क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत का जो नेटवर्क है उसको सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्र सरकार की ये योजना है। ठीक, अब अगला कृषि कनेक्शन। ये तो भैया आप सब जितने भी अपने प्री वाले हैं तो रटा हुआ होगा। कितने कृषि कनेक्शन हो गए, 30,711 किसानों को कृषि कनेक्शन प्रोवाइड करा दिए हैं। और आनंद की बात क्या है, 30,711 कृषि कनेक्शन दिए गए हैं। और आनंद की बात क्या है, किसानों को जो हम बिजली दे रहे हैं उसमें कितनी सब्सिडी दे रहे हैं आपको ध्यान है, 28,000 करोड़। 28,000 करोड़। और ये 28,000 करोड़ कब तक की है, 18 दिसंबर 18, ठीक है ना। बोलेंगे सर 18 दिसंबर 18 में हम दे रहे थे मेरे भैया। और राहुल गांधी जो 10 दिन में समाप्त कर रहा था ना सारी सब्सिडी वब्सिडी, वो अब ये देख लो दिसंबर 2018 की है। 28,000 करोड़ की हम टैरिफ में सब्सिडी देते हैं। टैरिफ में सब्सिडी ऐसे कि 100 रुपये का बिल आया तो उसमें से 60 रुपये हम ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को दे रहे हैं तो उसको माफ़ कर देते हैं। ठीक है, अच्छा तो 30,000 ये 711 ये डेटा ये दिसंबर 18 का नहीं है। ये जो आपकी कृषि कनेक्शन है ये लास्ट आपका जो 19-20 का फाइनेंशियल ईयर था, तो दिसंबर ये हो जाएगा आपका 20 का, ये आपका दिसंबर 20 का। अब इस चक्कर में मत पड़ना सर दिसंबर 20 लिखना भूल गए, दिसंबर 18 लिखना भूल गए, कोई अपराध नहीं हो जाएगा। ये भी लिखाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, उत्पादन देखा हमने, प्रसारण देखा हमने, उसके बाद वितरण देखा हमने, उपभोक्ताओं को कितना हो रहा है, ग्रामीण विद्युतीकरण कितना कर रहे हैं, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का क्या स्टेटस है, और कृषि कनेक्शन योजना का क्या स्टेटस है। ठीक है, ये बेसिकली गाँवों में जो घरेलू उपभोक्ता हैं दीनदयाल उपाध्याय वाले में, इसमें हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, उनको विद्युत सहायता प्रोवाइड करा रहे हैं। क्लियर, ग्रामीण आबादी में। तो इसको लिखना ही है क्योंकि ये हमारे इकोनॉमिक सर्वे में दे रखा है। ओके, ये आपका क्या हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। इसमें दोस्तों कुसुम योजना जरूर देख लेना एक, ठीक है। कुसुम योजना में 3 फेजेज हैं, 3 तरीके से दे रहे हैं। एक तो हम जो ग्रिड वाले को डायरेक्ट बिजली देते हैं, एक पंप के माध्यम से हम कुसुम योजना में चल रहा है, रूफटॉप भी आपकी कुसुम योजना के अंतर्गत ही आता है। क्लियर, और कुछ जो बड़े सोलर पार्क बन रहे हैं वह भी कुसुम योजना के अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक है, कुसुम योजना एक बार देख लेना आप। अब हम देख लेते हैं परिवहन के बारे में। इसमें दोस्तों अक्षय ऊर्जा और है, उसको भी हमें देख लेना चाहिए। अक्षय जिसका क्षय नहीं हो, तो अक्षय में जो सबसे पहला आ जाता है अपने वो तो आ जाता है सौर ऊर्जा, और दूसरा हमारा आ जाता है पवन ऊर्जा। क्लियर, ये दो बेसिकली हमें ध्यान रखना है। सौर ऊर्जा में हमारे सौर ऊर्जा में राजस्थान में क्या क्या पॉजिटिव
बातें जिनकी वजह से इंपॉर्टेंट, ये आपको सबको रटा पड़ा होगा। 325 दिन है, सीज हैं 3 हैं, इतना किलोवाट एरिया पर स्क्वायर मीटर के अंतर्गत बिजली आती है, मतलब रेडिएशन आता है, वो सारी बातें आ जाएंगी। और 4 जो हमारे सोलर पार्क बने हैं, जो प्री में भी क्वेश्चंस आते रहे हैं इंपॉर्टेंट, आपने भड़ाला वाले, तो वो आप लिख देंगे तो ये हमारा सौर ऊर्जा वाला पूरा हो जाएगा। ठीक है, और इसमें फिर आप कुसुम का कंपोनेंट भी हम जोड़ देंगे तो हमारा सौर ऊर्जा पूरा हो जाएगा। मतलब कि बेसिक जो विशेषताएं हैं राजस्थान की, एक पॉइंट तो वो डाल देंगे। दूसरा, हमारे यहाँ पे जो सोलर स्टेटस फिलहाल चल रहा है, और वो डेटा तो आप डाल ही देंगे अपन 2183 मेगावाट वाला। और पार्क्स, जो प्रोमिनेंट पार्क्स आपको याद आ जाए वो हम नाम लिख देंगे, तो ये हमारा सोलर और एनर्जी का पूरा हो जाएगा। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आपको बस बाइफिकेशन ध्यान में आ जाए, ठीक है ना, बाइफिकेशन ध्यान में आ जाए, उसके बारे में मैं आपसे बात करूँ, बाकी चीज़ें आपको ध्यान में ही होंगी। क्लियर? हाँ, और पवन ऊर्जा तो आपको ध्यान ही है भैया, प्रोमिनेंट है 120 मीटर में, वो 142 गीगावाट की बात चल रही है। और अभी का जो हमारा डेटा है वो है 37-34 मेगावाट। और जो राजस्थान के लिए विशेषता है कि क्यों पवन ऊर्जा के लिए हमारे यहाँ पर संभावना है, जैसे सौर ऊर्जा बताई है वो हमें इसमें बतानी है, ये भी आपको ध्यान में होंगी। इसको इस तरीके से तोड़ के करेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर? और बायोमास भी आप इसमें डाल सकते हैं कि भैया कचरा तो होता ही होता रहेगा, सरसों की तूड़ी, बबूल की ये डंठल वगैरह, इनके माध्यम से बायोमास हम जनरेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा अक्षय ऊर्जा। और इसमें भी जो ज़्यादा चीज़ें ना वो आपके पास ऑलरेडी होंगी। मैं केवल आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है विद्युत का, उसके साथ कैसे खेलना है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हम देख लेते हैं परिवहन। परिवहन में हम क्या क्या देख लेंगे? परिवहन में दोस्तों हमारे यहाँ पर एक तो आ जाता है रोड, ठीक है, एक आ जाता है आपका रेलवे, एक आ जाता है हमारा डाक एवं तार, ठीक है। और रोड हो गया, रेलवे हो गया, डाक तार हो गया, और आप चाहें तो इसमें अपना एयरपोर्ट्स जो हैं वो भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये परिवहन का बेसिकली बाइफिकेशन हो गया। इसमें रोड, रेलवे, डाक तार, एयरपोर्ट, इसके अलावा जो हमारा RSRTC है, ठीक है, राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, एक ये भी हमें पॉइंट डाल देना चाहिए। सड़क, रेलवे, परिवहन, और जो सड़क है, सड़क में ग्रामीण क्षेत्रों में कितने डेटा रहा कि वो 1000 से अधिक आबादी वाले 99% है, उसके बाद वाले 94% है, 500, 100, 1000 वाले, और फिर 250 से 500 वाले कितने रह जाते हैं आपके? 80% रह जाते हैं। वो ग्रामीण आबादी हमारी परिवहन से जुड़ी हुई है, ठीक है। और सड़क के बारे में आपको ध्यान नहीं है भैया, जैसे कि विद्युत में 8 मेगावाट हमारे यहाँ पर उत्पादन होता था, ऐसे ही जब हम आज़ाद हुए थे तो मोटा मोटा 13,000 किलोमीटर ही हमारे यहाँ पर सड़क थी 1949 में, ठीक। और वर्तमान में कितनी सड़क हो गई साहब? मार्च 2020 तक 2,69,00,000 किलोमीटर हो गई। 78.61 स्क्वायर किलोमीटर हमारे यहाँ पर क्या है भैया राजस्थान में, इसका घनत्व है। और भारत का कितना है? 152 है। और इस बजट में जो वार्षिक योजना बनी थी वो 6,277 करोड़ की बनी थी, और इसमें से जो इन्होंने खर्चा किया है वो मात्र 2,300 करोड़ रुपए खर्च किए। मतलब कि सरकार को पैसा देते हैं, सरकार से पैसा खर्च भी नहीं होता पूरा। जल जीवन मिशन का वो गुलाबचंद कटारिया भी विधानसभा में बोल रहे थे, माफ़ करना, उन्होंने बोला कि देवताओं तुमने किया क्या है, ये है 100% जो तुम्हारा टारगेट था केवल 11% अचीव किया, और आसपास के जितने भी स्टेट हैं वो 90-95% से कम नहीं है। फॉर एग्जांपल हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। ऐसी निकम्मी सरकार आई है इस बार, पूछो मत भाई। मतलब ऐसी गंद मचा रखा है कि हर जिले को सड़ा के पटक दिया इन्होंने। देखो इसलिए निकलती है, अब हमारे छोटे भाई हैं, गांव में रहते हैं, बहुत बुरी स्थिति है, ठीक है तो जनरल में। अब जनरल में होके वो बेचारे घर में और कोई साधन है नहीं, परिवार में ही है, और रीड की परीक्षा दी, उस भाई के 132 एक नंबर आए जनरल में, लेकिन उसका हुआ नहीं। अब अगर जान लोगे उसके, बेचारा बड़ी मुश्किल से तो कर्जा लेके वो पढ़ के गया था जयपुर से, ठीक है, और इन्होंने पर्चे आउट करा दिए, ठीक है कोई बात नहीं, दोबारा भी ले आएगा।
अब लेकिन जिसको करा है उसको तो पकड़ लो। मतलब इन्होंने 26 लाख लोगों की हत्या की है, निरीह हत्या की है, बिल्कुल इसको मर्डर ही मानो आप। जान नहीं गई तो जिंदा छोड़ा नहीं इन लोगों ने। ठीक, ये हमारी सड़कें हो गई। रेलवे की यदि मैं बात करूं आपसे, तो रेलवे में आपको डेटा वैसे रटा ही होना चाहिए कि 5937 किलोमीटर हमारे यहाँ पर रेलवे की लाइन है। और आपको जानकर बड़ा हर्ष होगा कि इसमें 8.81% की बढ़ोतरी है। तो क्या है कि रेलवे की लाइनें डलती नहीं है ज़्यादा, ठीक है। जो बेसिकली जो मीटर गेज है या उसी को आप अमान परिवर्तन करके ब्रॉड गेज में कर देंगे। सामान्यतः नई जैसे रोड बिछा देते हैं ना, ऐसे भिजती नहीं है, तो इनमें बहुत कम ग्रोथ होती है। और भारत में टोटल 67,415 किलोमीटर है, माफ़ करना, और उसका 8.81% राजस्थान का है। मतलब ग्रोथ तो इसमें कोई हुई नहीं है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। और परिवहन की बात करूँ तो वायु की, एयरपोर्ट की, दो ही भैया एयरपोर्ट अपने चालू हैं, सांगानेर और किशनगढ़, जहाँ पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स चलती हैं। डाक और दूरसंचार का भी डेटा आपको याद ही होगा, 30,711 पहले था। अब भैया 10,311 पहले था। डाकतार हमारे यहाँ पे कितने पोस्ट ऑफिस हैं? अब 10,307 रह गए हैं। और इसी में अगर आप डाकतार में दूरसंचार और जोड़ देते हो तो करीबन 660 क्या 660 लाख 6,60,00,000 हमारे यहाँ पर टेलीफोन के उपभोक्ता हैं। क्लियर? रूरल में इसमें से केवल 5 लाख हैं। सड़क हैं, सड़क के बारे में, रोड के बारे में जो मैंने आपसे डिस्कस किया था उसमें एक सारणी अपन ने प्री में पढ़ी थी, वो भी हमें याद होनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा सड़कें कौन सी ग्रामीण सड़कें हैं, उसके बाद अन्य जिला सड़कें हैं, फिर राज्य सड़कें हैं, फिर नेशनल हाईवेज़ हैं। ये इतना ही याद रहना चाहिए। देखो, इससे ज़्यादा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, और आगे इसमें हम क्या डिस्कस कर सकते हैं? राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में सड़क परिवहन जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था उसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? जो 1,000 तक की आबादी वाले गांव हैं या 1,000 से अधिक आबादी वाले गांव हैं, उसमें जो हमारा पेनिट्रेशन है रोड का वो 99.38% है। जैसे ही आप 500 से 1,000 पे जाते हो तो वो 94% पर रह जाता है, 250 से 500 पे जाता है तो 80% पर रह जाता है, और उससे नीचे जाने की आपको आवश्यकता है नहीं। क्लियर? ठीक है, ग्रामीण सड़कें हो गई। अब इसमें एक दो चीज़ और हैं, वो आपको ध्यान होनी चाहिए। जैसे इसमें था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3rd फेज़, और ये केवल आप नाम याद कर लीजिए, ठीक है। राज्य सड़क नीति ग्रामीण संपर्क योजना, ये आएगा नहीं आपको, बस में टेपना है। ग्रामीण गौरव पथ, ग्रामीण गौरव पथ को देख लेना थोड़ा सा। ये बेसिकली सीसी सड़क बन रही है। सीसी मतलब सीमेंटेड सड़क होगी, कॉन्क्रीट सीमेंटेड सड़क होगी। 500 मीटर से लेके 2 किलोमीटर की ये भैया गाँवों में गौरव पथ, मतलब ऐसा पथ होगा कि गौरव से आप उसमें चल सके। क्लियर? और ये बेसिकली ग्राम पंचायत की मुख्य सड़क होगी, और इसमें नाली वाली ड्रेनेज सिस्टम साथ में होगा। और मनरेगा के अंतर्गत तो आपके जो गांव में सड़क बनती है वो तो है ही। और राजस्थान में राजमार्ग के यदि विकास की पे आपसे टिप्पणी पूछ ले तो 10,600 कुछ किलोमीटर हमारे यहाँ पे भैया नेशनल हाईवेज़ हैं। 34,000 करोड़ की परियोजना हमारे पे 37 प्रोजेक्ट हैं जो 34,000 करोड़ के जो चल रहे हैं, ठीक है। और उनमें से 8 परियोजना पूर्ण हो चुकी हैं। भारतमाला योजना आप लिख देना एक उसमें, अगर राजमार्ग के बारे में पूछ ले। दूसरा इसमें दिल्ली बड़ोदरा का एक ग्रीनफील्ड हमारा चल रहा है एक्सप्रेसवे, एक सांगरिया सांचौर सांतलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, ये 2 ग्रीनफील्ड और हैं, ठीक। और विकास पथ तो आपको याद करके ही जाना चाहिए। 2019-20 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी, और आगामी 5 वर्षों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में वाल टू वाल एक विकास पथ बनाने की बात हुई थी। और ये जो विकास पथ बन रहा था इसमें जो चौड़ाई है वो 5.5 मीटर इन्होंने तय करी थी, ठीक है। चौड़ाई 5.5 मीटर थी, और जो कंक्रीट स्लैब बनेंगे उसकी जो मोटाई कितनी होगी? M30 होगी। M30 ग्रेड की चौड़ाई होगी, M30 ग्रेड की चौड़ाई होगी। सड़क चौड़ी कितनी बनेगी? 5.50 मीटर बनेगी। और दोनों तरफ इसके L शेप की क्या होंगी? ड्रेनेज सिस्टम, मतलब L शेप की नालियाँ होंगी। क्लियर? M30 ग्रेड की कंक्रीट की स्लैब डलेंगी इसमें, कंक्रीट की स्लैब डलेंगी। 5.5 मीटर चौड़ाई होगी, L शेप की, दोनों तरफ ड्रेनेज का सिस्टम होता है। और इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है? हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात ये था कि भैया इसके हर 250 मीटर पे क्या होगा? एक यूटिलिटी सर्विस पाइपलाइन होगी, उसको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
कि आपको कोई यूटिलिटी सर्विसेज की आवश्यकता है तो आपको सीसी सड़क तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें पाइप डालो, काम हो जाएगा। और इसका चयन कैसे होगा? इसका चयन होगा भैया, यदि आपके आ, एक जिला स्तरीय समिति बनेगी। उस जिला स्तरीय समिति में जो जिले पे तो हेड ऑब्वियस सी बात है कलेक्टर साहब होंगे, एक आपका विधायक होगा और एक अधीक्षण अभियंता होगा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का। ये तीनों इस बैठ के तय कर लेंगे भैया कहाँ पर ये हमें विकास पथ बनाने हैं, ठीक है। और 2020-21 वर्ष में प्रत्येक विधानसभा में 2 विकास पथ, या तो 2 विकास पथ बना लो, या 8 से 10 किलोमीटर की कोई सड़क है उसको आप क्या कर लो, नवीनीकरण कर दो। ये आपका क्या है, विकास पथ है। 2019-20 के अपने बजट में घोषणा के अंतर्गत ये आया था, ठीक है। वाल टू वाल, कौन कौन सा हमने देख लिया, ये एक बार चारों हमने डिस्कस कर लिए। एक है राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ये देख लेना भैया 1964 में आई थिंक ये अपना बना था, हाँ 1964 में बना था। और राजस्थान ग्रामीण परिवहन सेवा चल रही है, लोक परिवहन सेवा चल रही है। कितनी बसें भैया हमारे यहाँ पे? 5183 बसें हैं हमारे बेड़े में। नवीन काम क्या हुआ है हमारे ट्रांसपोर्ट में भैया, ई बसेस भी हम लेके आ रहे हैं, 48 ई बसेस लेके आ रहे हैं। और मोक्ष कलश यात्रा बहुत बड़ी उस समय बड़ा प्रशंसनीय काम हुआ था इसमें, कि हमने 12,481 मोक्ष कलश कोविड के टाइम पर, और उनके साथ 2 व्यक्ति, मतलब कि अगर 12,481 हमारे मोक्ष कलश हरिद्वार में विसर्जन करने गए थे तो उसके साथ में मतलब 24,000 के आसपास लोगों को हमने परिवहन करवाया था, ठीक। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप शिक्षक हैं, पुरस्कृत शिक्षक हैं राष्ट्रीय राज्य स्तर के, तो आप फ्री में जा सकते हैं बस में। शौर्य पदक विजेता हैं तो फ्री में जा सकते हैं। हमारे यहाँ पे शौर्य पदक विजेता पुलिस की गाड़ियों में गुरबान पकड़ के बिठाए जाते हैं। पता नहीं इन्होंने इसको फ्री कैसे कर दिया, यहाँ तो कदर है ही नहीं। महिला दिवस पे, रक्षाबंधन पे निःशुल्क जाती हैं। और सबसे अच्छी बात है, केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने न्यूनतम सड़क दुर्घटना से हमारे जो RSRTC को सम्मानित भी किया था। एक दोस्तों इसमें डेटा आ जाता है मोटर वाहन पंजीयन का भी, वो भी डाल देना अगर आ जाए तो। कितने हमारे यहाँ पे मोटर वाहन पंजीयन हुए? आपको पता है सबसे ज़्यादा पंजीयन किसका होता है? मोटरसाइकिल का। सबसे ज़्यादा हमारे पे मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड होती है। और हमारे यहाँ पर दिसंबर 2020 तक 199.50 लाख वाहन क्या थे भैया, रजिस्टर्ड थे, ठीक है। ये हो गया, बस इतना ही है इसमें। है तो इसमें आप कितना ही कर लो, PhD कर लो, लेकिन हमें जो ब्रॉड फ्रेमवर्क चाहिए वो इतना ही चाहिए। देखो इसमें बताने का तो बहुत सारी बातें थी, लेकिन मेरा उद्देश्य यही था कि जो बेसिक चीज़ें ना वो हमें ध्यान में आ जाएं, वो हम ना भूलें। बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए जगह कुछ छोटी चीज़ें हैं वो हमारे दिमाग से नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बड़ी छोटी में नंबर उतना ही मिलना है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। चलिए ये हमारा पार्ट हो गया। अब एक बच गया अपना फिजिकल पॉलिसी वाला, राजस्थान के राजकोषीय नीति से संबंधित जो उसमें पॉइंट था, एक वो बच गया, वो हम देख लेंगे। मैं कल डाल दूंगा दिन में। और कल तो भैया हम कश्मीर फाइल्स मूवी देखने जाएंगे, तो जितने भी विद्यार्थी हैं जो पढ़ते पढ़ते थोड़ा बोर हो गए हैं या बहुत एग्जॉस्ट हो गए हैं, तो एक बार देख आना मूवी, कोई दिक्कत नहीं है, 3 घंटे की पिक्चर है। इधर उधर टाइम ख़राब नहीं करके मस्त होके एक बार 3 घंटे की पिक्चर देखा ना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरा एक मित्र है अजय गुप्ता और सागर सिंह कलसी, ईस्ट मित्रों में से हैं। एक IPS है, एक अपने कलेक्टर है, एक MP में है, एक दिल्ली में है। तो एग्ज़ाम से पहले कोई पिक्चर छोड़ते नहीं थे। मैं तो वहाँ MBA कर रहा था, टाटा में जॉब कर रहा था, लेकिन हम साथ ही रहते थे। तो जैसे ये एग्ज़ाम था UPSC का, उससे कुछ दिन पहले ही कौन सी मूवी थी, उसने बड़ा बोर भी किया था हमें। हम दिल्ली में मुखर्जी नगर में, वो मेरे को लेके गया था। मुखर्जी नगर ही नहीं, हाँ मुखर्जी नगर ही था। हाँ मुखर्जी नगर में एक थिएटर था, उससे पहले वहाँ पर लेके गया था, मतलब ठीक है ना। वहाँ हमने वो मूवी देखी और उसके शायद 5-7 दिन बाद ही पेपर था। बढ़िया पेपर हो गया, दोनों अधिकारी बन गए। लेकिन छोड़ते नहीं थे, कोई भी नई ऐसी कोई पिक्चर आती थी
तो उसको ज़रूर देखते थे। फालतू लप्पेबाजी उधर उधर करने के बजाय माइंड फ्रेश करके हम आ जाया करते थे। ठीक, तो शुभकामनाओं के साथ में कि ये जो बेसिकली जिस्ट है इसको आप देख लेना, चलते फिरते दौड़ते भागते फटाफट इसको फास्ट फॉरवर्ड करके, तो देखना आपके ज़रूर दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ रह जाएंगी और वो आपको बहुत लाभ देंगी। नेक्स्ट जो इसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है राज्य बजट और राजकोषीय प्रबंधन, वो हम कल डिस्कस कर लेंगे, और कल शाम को जब मैं मूवी देखने जाऊंगा उससे पहले ही हम इसको ख़त्म कर लेंगे। तो राजस्थान की इकनॉमी का जो मुझे इंपॉर्टेंट पार्ट लगा था वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया, और उसमें आपको फिर भी कुछ लगता है कि इस चीज़ में एक बार डिस्कस कर लें तो आप मुझे मैसेज छोड़ देना, मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। चलिए, शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आपकी परीक्षाओं के लिए।